नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल PCS सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, ये CME पटना का बिहार का हिस्ट्री है। उसके जो PDF निकाले गए थे 67वां BPSC PT के समय में 8 मई के आसपास में, वही PDF को मैं जो बिहार का हिस्ट्री है उसको करवाने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात किया गया है बिहार के प्रमुख जनजातीय आंदोलन के बारे में। इसमें अगर बात किया जाए तो सबसे पहले बात पढ़ना है संथाल विद्रोह का। देखिए, संथाल विद्रोह का परिचय अगर जानना चाहें तो जान लीजिए कि इसी संथाल विद्रोह का अन्य दूसरा नाम हूल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। कौन सा? हूल आंदोलन। और 1855 से 56 के बीच में ये आंदोलन चला था। तो याद कर लीजिए, संथाल विद्रोह का दूसरा नाम क्या है? तो हूल विद्रोह। और ये कब से कब तक चला था? तो 1855 से 1856 के बीच में। दो पॉइंट याद हो गया। तीसरा, ये ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय प्रतिक्रिया था। ये किसके खिलाफ ये विद्रोह हुआ था? तो ब्रिटिश औपनिवेशक शोषण के विरुद्ध। ब्रिटिश औपनिवेशक शोषण के विरुद्ध हुआ था। ब्रिटिश औपनिवेशक शोषण के विरुद्ध इसका विरोध हुआ था। और ये प्रथम विद्रोह था जो सशक्त जनजातीय प्रतिक्रिया था, माने जनजातियों के द्वारा जो पहली बार दम पूरा सीक्वेंस में किया गया, माने सशक्त होकर, तो वो ये पहला विद्रोह था सशक्त। इसके बारे में कार्ल मार्क्स द्वारा अपनी रचना नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में भी ये बात का जिक्र किया गया है। देखिए, ये जो संथाल विद्रोह है इसके बारे में चर्चा किया गया है कार्ल मार्क्स के एक रचना है, नाम है नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। उसमें भी बात किया गया है नोट्स ऑफ ऑन इंडियन हिस्ट्री। और रविंद्रनाथ टैगोर आदि द्वारा संथाल विद्रोह की चर्चा किया गया है। मतलब संथाल विद्रोह का चर्चा कार्ल मार्क्स के द्वारा भी और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भी किया गया है। तो संथाल विद्रोह से कितने पॉइंट्स हुए जो याद रख लीजिए? पहला, ये 1855 से 56 के बीच में हुआ। दूसरा, इसी विद्रोह को हूल विद्रोह कहा जाता है। तीसरा पॉइंट, ये ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध हुआ था और के विरुद्ध सशक्त जनजातीय प्रतिक्रिया था। और इस विद्रोह के बारे में चर्चा कार्ल मार्क्स ने अपनी रचना नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में किया और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी किया संथाल विद्रोह के बारे में। इतनी पॉइंट याद हो गया। नेक्स्ट पॉइंट याद करिए कि इसके प्रमुख नेता थे सिद्धू एवं कान्हू। संथाल विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे उनका क्या नाम था? तो सिद्धू एवं कान्हू। और ये किस क्षेत्र में हुआ था संथाल विद्रोह? तो ये हुआ था संथाल परगना में, जिसको दामिन एक कोह क्षेत्र। और ये कहाँ है? तो भागलपुर से राजमहल पहाड़ी। सबसे पहले याद रख लिए कि संथाल विद्रोह कहाँ हुआ? तो भागलपुर से राजमहल पहाड़ी। भागलपुर से राजमहल पहाड़ी। दूसरा, ये जिस क्षेत्र में हुआ उस क्षेत्र को संथाल परगना के नाम से जाना गया। संथाल परगना के नाम से जाना गया। अच्छा, इसी को ही दामिन ए कोह क्षेत्र भी कहा जाता था। दामिन ए कोह क्षेत्र भी कहा जाता है। तो अब आपको कितने पॉइंट याद हो गए? तो संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता सिद्धू कान्हू थे और इसके क्षेत्र कौन से थे? तो भागलपुर से राजमहल पहाड़ी तक का क्षेत्र था। इसी को दामन एक कोह क्षेत्र कहा जाता था, संथाल परगना भी कहा जाता था। अगर आप बात करें कि इस विद्रोह के कारण क्या क्या थे, तो आपको कारण जानने के लिए आप लोग को ये समझना होगा कि 1765 ईस्वी के दीवानी व्यवस्था के बाद संथाल जनजाति में ब्रिटिश शासन द्वारा हस्तक्षेप। क्या पहला कारण था संथाल विद्रोह का? तो 1765 ईस्वी से आपको कुछ बातें याद आना चाहिए। बातें ये आना चाहिए कि 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें ब्रिटिश सेना ने जीत दर्ज की थी। बक्सर का युद्ध हुआ था। उसके बाद 1765 में दीवानी व्यवस्था लगाया गया जब अलीगढ़ की संधि हुई थी। अलीगढ़ की संधि हुई थी। सॉरी, अलीगढ़ की संधि नहीं, इलाहाबाद की संधि हुई थी। तब उसमें दीवानी व्यवस्था लगाया गया। उसके बाद संथाल जनजातीय क्षेत्र में ब्रिटिश शासन द्वारा हस्तक्षेप बढ़ाया जाने लगा। समझ में आ गया? यही वो 1764 का बक्सर का युद्ध है जो संथाल विद्रोह का कारण बनता है, जो कि 1765 में हुए समझौते के वजह से जनजातीय क्षेत्र में ब्रिटिश शासन द्वारा हस्तक्षेप बढ़ाया गया। बाह्य लोगों, अच्छा देखिए, जनजातीय लोग बाह्य लोगों को दीकू के नाम से जाने जाते थे। दीकू का मतलब होता था बाहरी लोग।
द्वारा शोषण, बाहरी लोग जो भी जाते थे जनजातियों के क्षेत्र में, उन लोग जाकर जनजातियों को शोषण कर लेते थे। संथालों को सामूहिक व्यवस्था, जिसको मांझी व्यवस्था के नाम से जाना गया, पंचायत पद्धति पढ़ा पंचायत, पंचायत पद्धति को कहा जाता था उस ज़माने में, पढ़ा पंचायत में हस्तक्षेप करने लगे। जो संथालों का सामूहिक व्यवस्था था, जिसको मांझी व्यवस्था कहा जाता है। मांझी व्यवस्था किसको कहा जाता है? संथालों के सामूहिक व्यवस्था को मांझी व्यवस्था कहा जाता है। और जो वहाँ का पंचायत पद्धति था उसको पढ़ा पंचायत कहा जाता था। पढ़ा पंचायत क्या कहा जाता था? पढ़ा पंचायत कहा जाता था। इसमें हस्तक्षेप करने लगे। और अगला, ईसाई मिशनरियों द्वारा सांस्कृतिक मान्यताओं पर चोट किया जाने लगा। ईसाई मिशनरियों द्वारा सांस्कृतिक मान्यताओं पर चोट भी किया जाने लगा। तो क्या क्या कारण थे? पहला कारण ये था कि जो 1765 ईस्वी के दीवानी व्यवस्था के बाद संथाल जनजाति क्षेत्र में ब्रिटिश शासन द्वारा हस्तक्षेप किया गया। दूसरा पॉइंट था बाहरी लोग, जिसको दीकू के नाम से जाना गया, उसके द्वारा शोषण किया जाने लगा संथालों का। तीसरा पॉइंट, संथालों की जो सामूहिक व्यवस्था थी, जिसको मांझी व्यवस्था कहा जाता है, और पंचायत पद्धति, जिसको पढ़ा पंचायत कहा जाता था, उसमें हस्तक्षेप किया जाने लगा। किस चीज़ में हस्तक्षेप? संथालों की सामूहिक व्यवस्था, जिसको मांझी व्यवस्था के नाम से जाना जाता था, और पंचायत पद्धति, जिसको पढ़ा पंचायत के नाम से जाना जाता था, उसमें हस्तक्षेप किया जाने लगा। ईसाई मिशनरियों द्वारा, अब इतना ही नहीं, धार्मिक मामलों में भी हस्तक्षेप हुआ। यहाँ तो हो गया पॉलिटिकल मामलों में, लेकिन यहाँ धार्मिक मामलों में क्या हुआ कि ईसाई मिशनरियों द्वारा सांस्कृतिक मान्यताओं पर भी चोट किया गया। अच्छा, इसका आरंभ और विस्तार देखते हैं कहाँ से कहाँ हुआ। आरंभ हुआ था 30 जून 1855 को। कब आरंभ हुआ? 30 जून 1855 को। संथाल विद्रोह का आरंभ कब हुआ? 30 जून 1855 को सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में हुआ, और में विभिन्न संथाल विद्रोही भोगनाडीह में एकत्रित हुए। कहाँ पे हुए? 30 जून 1855 को सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोही, जो संथाल, एक तरीके से समझिए जो संथाल के सैनिक थे, वो भोगनाडीह में, ये वाला शब्द याद रखिएगा जगह, भोगनाडीह में सब लोग एकत्रित हो गए। ठीक है। सिद्धू व कान्हू की घोषणा हुई कि उन्हें संथाल देवता ठाकुर बोंगा का आशीर्वाद प्राप्त है। सिद्धू एवं कान्हू ने इस मतलब भोगनाडीह में जब एकत्रित हुआ संथाल विद्रोही, तो उसको जब मतलब रिप्रेजेंट कर रहे थे सिद्धू कान्हू, मतलब भाषण दे रहे थे, उसमें ये कहा कि संथाल देवता को ठाकुर बोंगा के कहा जाता था। वो कहा जाता था कि उनको आशीर्वाद प्राप्त है कि अंग्रेजों को मार सकते हैं। चलिए, आरंभ और विस्तार समझ में आ गया। आरंभ और विस्तार को एक बार फिर से पढ़ के सुना देता हूँ। 30 जून 1855 को सिद्धू एवं कान्हू के नेतृत्व में विभिन्न संथाल विद्रोही भोगनाडीह में एकत्रित हुए, और सिद्धू व कान्हू का घोषणा आया, उन्हें संथाल देवता ठाकुर बोंगा का आशीर्वाद प्राप्त है। अच्छा, जब ये आरंभ हो गया, यहाँ तक तो आपको आरंभ और विस्तार पता चल गया। अब जब आरंभ हो गया तो इसका दमन कोई करेंगे। दमन करने में हुआ कि विद्रोह का व्यापकता को देखकर संथाल प्रभाव क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू लगा दिया। मार्शल लॉ को आप समझ सकते हैं आज का 144 धारा से संबंधित कर सकते हैं। तो जैसे ये व्यापक रूप धारण किया ये विद्रोह, तो उस क्षेत्र में संथाल प्रभाव क्षेत्र जहाँ जहाँ इसका प्रभाव हुआ, वहाँ मार्शल लॉ लगा दिया गया। पर मार्शल लॉ लागू पर संथालों द्वारा, अब जो संथाल जो सैनिक थे, तो मेजर बारो के नेतृत्व वाली सेना को हरा दिया। जो संथाल थे वो मेजर बारो की सेना को हरा दिया। आगे चलकर कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन के नेतृत्व में वाली विशाल अंग्रेजी सेना ने संथालों का दमन कर दिया। तो संथालों का दमन कौन किया? कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन के नेतृत्व वाली विशाल अंग्रेजी सेना ने संथालों का दमन किया। 1855 में सिद्धू और 1856 में कान्हू मारे गए। तो सिद्धू कब मारे गए? 1855 में। कान्हू कब मारे गए? 1856 में। फिर से सुन लीजिए, विद्रोह का व्यापकता जब हुआ तो वहाँ पे मार्शल लॉ लगा दिया गया, लेकिन इसके बावजूद जो संथाल सैनिक थे वो मेजर बारो के नेतृत्व वाली सेना को हरा दिया। लेकिन आगे चलकर जो कैप्टन अलेक्जेंडर थे और लेफ्टिनेंट थॉमसन, उनकी जो नेतृत्व वाली विशाल अंग्रेजी सेना थी, उन्होंने संथालों का दमन कर दिया।
फिर 1855 में सिद्धू की मौत हो गया और 1856 में कान्हू का मौत हो गया। अच्छा, अब परिणाम क्या निकला? ये सब युद्ध हो गया, मारा जा चुका सिद्धू कान्हू, तो क्या परिणाम लिया? तो मांझी व्यवस्था को मान्यता मिल गया। जो मांझी व्यवस्था था ना, उसको मान्यता मिल गया। ये मांझी व्यवस्था क्या था? तो संथालों का सामुदायिक कार्यक्रम जो हुआ करता था। संथाल परगना जिले का निर्माण किया गया। फिर एक जिला का निर्माण किया गया जिसको संथाल परगना के नाम से जाना गया। और ये किस किस क्षेत्र में था? तो भागलपुर, बीरभूम आदि क्षेत्रों को मिलाकर इस संथाल परगना का निर्माण किया गया। संथाल परगना के तहत भागलपुर और बीरभूम ये मेन जगह आए। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। एक काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया जिसका नाम रखा गया संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। तो आप लोग को ये संथाल विद्रोह समझ में आ गया होगा, बहुत कुछ पॉइंट्स याद कर लिए होंगे। अब हम लोग बिरसा आंदोलन देखेंगे। तो आइए बिरसा आंदोलन को देखते हैं और समझते हैं। बिरसा आंदोलन, ये है बिरसा आंदोलन। इसका परिचय देख लीजिए। इसको उल-गुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा आंदोलन को उल-गुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और ये इसको महान विद्रोह के रूप में भी समझा जाता है। इसका अन्य नाम क्या हुआ? उल-गुलान विद्रोह। इसको महान विद्रोह के भी नाम से जाना गया। देखिए, इसका जो समय काल था जो होने का, वो था 1895 से 1900। और सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह, देखिए जो संथाल था ना, वो पहला सशक्त जनजातीय विद्रोह था। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सशक्त जनजातीय विद्रोह था वो बिरसा था, बिरसा आंदोलन था। कौन था? बिरसा आंदोलन सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था, बिरसा आंदोलन। ठीक है। और ये 1855 से 95 से 1900 के बीच में हुआ था। ठीक है। तो आपको बिरसा आंदोलन से 3-4 पॉइंट याद हो गया कि इसका एक नाम है उल-गुलान विद्रोह, जिसको महान विद्रोह के नाम से भी जाना गया। ये 1895 से 1900 के बीच में हुआ, सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था। इसके नेता थे बिरसा मुंडा, जिनको धरती अब्बा या जगत पिता के नाम से जाना गया। बिरसा मुंडा को धरती अब्बा जगत पिता के नाम से जाना गया। और इसके प्रमुख क्षेत्र था छोटा नागपुर, रांची। बिरसा आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र कौन था? छोटा नागपुर, जो कि कहाँ है? रांची में। प्रमुख नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को धरती अब्बा और जगत पिता के नाम से जाना गया। कारण क्या था? तो कारण था ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन एवं बाहरी लोगों द्वारा शोषण। कारण दम सेम था कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और बाहरी लोगों द्वारा शोषण। बाहरी लोग को यहाँ भी दीकू के नाम से जाना गया। यहाँ भी सेम। मुंडा सामूहिक भूमि व्यवस्था, खुटकुंटी व्यवस्था में हस्तक्षेप। ध्यान दीजिए, वहाँ मुंडा सामूहिक, वहाँ जो सामूहिक व्यवस्था था वहाँ उसका क्या नाम था? आप बताइएगा कमेंट में लिख कर मुझे कि क्या नाम था। अभी मैंने पढ़ाया, क्या बोलते हैं, हाँ, संथाल के क्षेत्र में जो सामूहिक व्यवस्था था वहाँ क्या नाम था? मैंने पढ़ा चुका हूँ, ऊपर में आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दिखिएगा। फिलहाल मैं बता रहा हूँ, जो मुंडा का सामूहिक भूमि व्यवस्था था उसको खुटकुंटी व्यवस्था के नाम से कहा गया और उसमें हस्तक्षेप कर दिया गया। कारण क्या है? फिर से एक बार समझ लीजिए कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन एवं बाहरी लोगों, जिसको दिकू कहा गया, वो द्वारा शोषण किया गया। और मुंडा सामूहिक भूमि व्यवस्था, खुटकुंटी व्यवस्था में हस्तक्षेप किया गया। अब देखिए इसका आरंभ और विस्तार कहाँ कहाँ हुआ, आरंभ कब हुआ, कैसे हुआ, जो देखते हैं। सुनिएगा। प्रारंभ में बिरसा मुंडा ईसाई धर्म के प्रभाव में थे। मैंने जैसा कि पहले ही बता दिया था, संथाल के ही क्षेत्र में 1855-56 का ही कहानी है कि जनजातियों में क्षेत्र के ईसाई धर्म जाकर अपना प्रभाव जमा रहे थे। और उसी प्रभाव को देखते हुए 1895 से 1900 के बीच, 1895 तक आते आते बहुत ज़्यादा प्रभाव में आ गए ईसाई धर्म के। लेकिन आगे चलकर गुरु आनंद पांडे के प्रभाव में वैष्णव हो गए। आगे चलकर, मैंने शुरू में किसके प्रभाव में थे? तो ईसाई के प्रभाव में थे। फिर आगे गुरु आनंद पांडे आए, उनके प्रभाव में फिर से वैष्णव हो गए। बिरसा मुंडा ने 3 उद्देश्यों पर जोर दिया। बिरसा मुंडा ने 3 उद्देश्य पर, पहला आचरण शुद्धता, ये बहुत आज के डेट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आचरण शुद्धता। दूसरा आत्म सुधार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एकेश्वरवाद, जिसको कि सिंह बोंगा के नाम से जाना गया। बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंह बोंगा का आशीर्वाद प्राप्त बताकर नेतृत्व के देवत्व से जोड़ा।
ध्यान दीजिए, संथाल में भी तो यही बात किया गया था ना, वहाँ भी धार्मिक हो गया था। मतलब ये जो आंदोलन था संथाल में, वो भी धार्मिक हो गया था आगे चल के। यहाँ भी देखिए धार्मिक ही हो गया। बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंह बोंगा बताया, वहाँ भी बताया गया था कि ठाकुर जी ने हमको आदेश दिया है, आशीर्वाद दिया है। यहाँ भी सिंह बोंगा के नाम से फेमस हो गए। बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंह बोंगा का आशीर्वाद प्राप्त नेतृत्व का देवत्व से जोड़ा गया। तो 3 चीज़ें बिरसा मुंडा ने उद्देश्य बताया। पहला आचरण शुद्धता, याद रखिए आचरण शुद्धता। दूसरा आत्म सुधार। तीसरा एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद का मतलब होता है एक ही ईश्वर। आत्म सुधार का मतलब हुआ कि आप अपना मतलब सच्चाई के रास्ते पे जाएं। आचरण शुद्धता मतलब कोई भी गलत काम ना करें, जैसे मद ये सब होता है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, शराब, ये सब से दूर रहने की बात किया गया। बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंह बोंगा का आशीर्वाद प्राप्त बताकर नेतृत्व का देवत्व से जोड़ा। अंग्रेज एवं बाहरी प्रभाव से मुंडा जनजाति को मुक्ति तथा स्वतंत्र मुंडा राज की स्थापना को आंदोलन का उद्देश्य बनाया। तो लास्टली जो फाइनली उद्देश्य बना वो क्या बना मुंडा विद्रोह का? तो अंग्रेज या बाहरी प्रभाव, जिसको दीपू बोल देते हैं, उससे मुंडा जनजाति को मुक्ति माने आज़ादी और स्वतंत्र मुंडा राज की स्थापना का आंदोलन का उद्देश्य बना। ध्यान दीजिए, संथाल में भी कुछ ऐसा ही था। संथाल परगना उनको मिल गया परिणाम स्वरूप में। उसी प्रकार से इन लोग भी मुंडा राज की स्थापना की बात कर रहे थे। आगे देखते हैं तो 1895 में, अब देखिए इसका विस्तार कैसे होता है। 1895 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में लगभग 6000 विद्रोही द्वारा आंदोलन प्रारंभ किया गया। कब किया गया? 1895 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में लगभग 6000 विद्रोहियों द्वारा आंदोलन प्रारंभ हुआ। बिरसा मुंडा गिरफ्तार हो गए, लेकिन आगे चलकर महारानी विक्टोरिया के हीरक जयंती समारोह जो कि 1897 में हुआ, उसमें रिहाई कर दिया गया। तो बिरसा मुंडा गिरफ्तार तो कर लिए गए। पहले तो देख लीजिए, सर्वप्रथम 1895 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 6000 विद्रोहियों द्वारा आंदोलन प्रारंभ हुआ। बिरसा मुंडा गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन आगे चलकर महारानी विक्टोरिया का एक हीरक जयंती समारोह था 1897 में, उसमें रिहा कर दिया गया। तत्पश्चात मुंडाओं का तीव्र आंदोलन जारी रहा। इसके बाद जैसे ये 1897 में जेल से बाहर हुए रिहा होने के बाद, उसके बाद मुंडाओं का आंदोलन और ज़्यादा तीव्र हो गया। विद्रोही मुंडाओं का चर्चित गीत था कटोंग बाबा कटोंग। कटोंग बाबा कटोंग मुंडाओं का चर्चित गीत क्या था? तो कटोंग बाबा कटोंग। अब देखिए, अब ये विद्रोह चालू हो गया, अब इसका दमन होना था। और परिणाम क्या हुआ? तो देखिए, दमन में मुंडा जनजाति के विद्रोह से रांची, खूंटी आदि क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था लगभग ठप हो गई। कहाँ कहाँ ठप हो गई? तो रांची और खूंटी में। तत्पश्चात यहाँ के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीट फील्ड द्वारा विद्रोह का दमन का आदेश दिया। परिणामतः दमन हो गया। फिर से सुन लीजिए कि मुंडा जनजाति के विद्रोह से रांची और खूंटी ये आदि क्षेत्र जो हैं, प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ लगभग ठप हो गई थी, जिसके बाद यहाँ के तत्कालीन जो डिप्टी कमिश्नर थे स्ट्रीट फील्ड द्वारा विद्रोह दमन का आदेश दिया गया कि कुछ भी करके विद्रोह का दमन किया जाए, और परिणामतः अंत में दमन भी कर दिया गया। 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को कैद किया गया। ध्यान सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को कैद किया गया, और 9 जून 1900 को हैजा के कारण बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। 9 जून 1900 को हैजा के कारण बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई, लेकिन 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को कैद किया गया। ध्यान से ये लास्ट पॉइंट याद रखिए कि 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को कैद किया गया, और 9 जून 1900 को हैजा के कारण बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। परिणाम क्या हुआ? परिणाम में 1903 में खुटकुंटी व्यवस्था पुनः लागू कर दिया गया। ध्यान दीजिए, वहाँ पर जो संथालों का जो सामूहिक था, जिसको मैंने आपको ऑप्शन कमेंट बॉक्स में भेजने कहा गया था कि संथालों के टाइम पे सामूहिक के मतलब भूमि व्यवस्था का क्या नाम था, उसी प्रकार से जो खुटकुंटी व्यवस्था था मुंडाओं में, उसको पुनः लागू कर दिया गया था 1903 में। 2 साल बाद 2 नए अनुमंडल का निर्माण किया गया। एक का नाम खूंटी और दूसरे का नाम गुमला रखा गया। 1905 में 2 नए अनुमंडल का निर्माण किया गया। पहला का नाम खूंटी और दूसरा का नाम गुमला। 1908 में 3 साल बाद
छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ। ध्यान दीजिएगा, वहाँ काश्तकारी अधिनियम आया था, संथाल वाला में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम आया था। यहाँ पे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। आदिवासी भूमि स्थानांतरण प्रतिबंधित, आदिवासी भूमि स्थानांतरण प्रतिबंधित। तो 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ। 1903 में खुटकुंटी व्यवस्था, उसके 2 साल बाद 1905 में 2 नए अनुमंडल का निर्माण हुआ, खूंटी और गुमला। 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ। तो इस तरीके से आपको देख लिए, 2 वो बड़ा आंदोलन खत्म हो गया। अब दिखाता हूँ आप लोग को नील किसान आंदोलन। ये है बिहार के किसान आंदोलन, जिसमें आज आपको पढ़ना है नील किसान विद्रोह। देखिए, नील किसान विद्रोह 1866 से 67 के बीच में हुआ। नील किसान विद्रोह 1866 से 67 के बीच में हुआ। इसके क्षेत्र कहाँ थे? तो चंपारण और मुजफ्फरपुर थे। 2 क्षेत्र हैं नील किसान विद्रोह का, एक चंपारण और दूसरा मुजफ्फरपुर। चंपारण और मुजफ्फरपुर क्या थे? नील किसान विद्रोह के क्षेत्र थे। अच्छा, 1859 से 60 में बंगाल में इसी मुद्दे पर नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। माने ऐसा ही नील किसान विद्रोह में बंगाल में इसी मुद्दे पर विद्रोह हुआ था, जिसके नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास रहे थे। इसके बाद बंगाल काश्तकारी अधिनियम लाया गया 1885 ईस्वी में। बंगाल काश्तकारी अधिनियम लाया गया 1885 ईस्वी में। तो नील किसान विद्रोह से आप क्या क्या पॉइंट याद रखेंगे कि यह विद्रोह हुआ था 1866 से 67 के बीच में। कब हुआ था? 1866 से 67 के बीच में। इसके क्षेत्र कौन से थे? तो चंपारण और मुजफ्फरपुर। आपको कुछ पॉइंट याद रखना होगा कि 1859 से 60 में बंगाल में ऐसा ही नील विद्रोह हुआ था, जिसके नेता थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। और उसके बाद 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम लाया गया। अब आपको बहुत बड़ा सा आंदोलन एक याद करवाता हूँ, चंपारण, जो कि VVI है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, हर साल बनाए जाते हैं BPSC द्वारा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, ठीक है। इसके परिचय से संबंधित कुछ बातें कर लेते हैं। परिचय में अगर बात करने जाएँ तो भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। वैसे गांधी जी का जो सत्याग्रह था इंडिया में, वो था केक, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन। इन तीनों ही जगह इस सीक्वेंस में ही आंदोलन किए थे गांधी जी। फिलहाल हम देखते हैं चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था। पहला था गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। पहली बार किसी किसान आंदोलन में राष्ट्रीय स्तर के नेता की भागीदारी थी। ये पहला ऐसा आंदोलन था भारत में जो किसी किसान आंदोलन में यानी ये किसान आंदोलन था। ये तो आपको पता ही होगा कि चंपारण आंदोलन किसान आंदोलन था। तो कोई भी जो 1917 तक जितना भी किसान आंदोलन हुआ था, इन सारे आंदोलनों में से ये पहला ऐसा समय आया जिसमें राष्ट्रीय स्तर के नेता की भागीदारी हुई। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया गया। इसी में मतलब इसी चंपारण सत्याग्रह में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया गया। NG रंगा ने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह का विद्रोह किसने किया, तो आपको बताना है NG रंगा ने। NG रंगा ने चंपारण का विद्रोह किया, चंपारण आंदोलन का, और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया गया। और ये भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। पहली बार किसी किसान आंदोलन में राष्ट्रीय स्तर के नेता की भागीदारी हुई थी। इतनी परिचय आपको याद रहेगा। अब सुनिए कारण कि क्या ऐसे कारण बन गए जो कि ये चंपारण सत्याग्रह होना हुआ। तो नीलहा जमींदारों का अत्याचार। नीलहा जमींदारों से मतलब हुआ कि जो नील की खेती करवाने वाले जो जमींदार थे, उन लोगों का अत्याचार हुआ। किस पे? किसानों पे। प्रारंभ में 3 कट्ठिया पद्धति के तहत प्रत्येक किसान को प्रति बीघा 3 कट्ठा यानी 3/20 में नकदी फसल नील की खेती अनिवार्य थी। आगे नील की खेती कृत्रिम रंगों के कारण बंद हो गई, लेकिन किसानों का शोषण अन्य तरीकों से होने लगा।
ध्यान से सुनिएगा। नीलहा जमींदार, इसका कारण जो मुख्य कारण बन के निकला वो था नीलहा जमींदारों का अत्याचार। इसमें क्या होता था, इसमें ये होता था कि जिसको 1 बीघा खेत होता था उसमें से माने 20 कट्ठा का 1 बीघा होता था, तो 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर आपको नील की खेती का पैदा करना था। प्रारंभ में 3 कट्ठिया पद्धति के तहत प्रत्येक किसान को प्रति बीघा 3 कट्ठा यानी कि 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में नकदी फसल नील की खेती अनिवार्य थी। देखिए, नील का खेती जो था नकदी फसल में आता था, क्रॉप्स मतलब कैश क्रॉप्स में आता था, नकदी फसल में आता था। लेकिन क्या हुआ कि आगे चलकर नील की खेती कृत्रिम रंगों के कारण बंद हो गई। फिर बाद में जाकर साइंस टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया, और जो कृत्रिम मतलब जो नील क्यों किया जाता था कलर के लिए, तो जो आर्टिफिशियल कलर का मतलब कि खोज हो गया, और उसके वजह से नील की खेती करना की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन किसानों का शोषण अन्य तरीक़ों से होने लगा, मतलब कि किसानों का ऐसा नहीं हुआ कि शोषण बंद हो गया कि चलो हम लोग को कलर आ गया सिंथेटिक तरीके से तो हम लोग अब नील की खेती बंद कर दें। उसको शोषण मतलब कंटिन्यू ही रहा। पीर मोहम्मद मुनीस ने, ध्यान से सुनिएगा, ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। पीर मोहम्मद मुनीस ने चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया। साथ ही बिहारी जैसे समाचार पत्र भी किसान दुर्दशा की चर्चा करते हैं। तो आपको किसान की दुर्दशा, जो चंपारण में जो किसानों का दुर्दशा हुआ था, उसमें 2 लोगों का बहुत महत्व है। एक बिहारी समाचार पत्र है जिसमें किसान की दुर्दशा का चर्चा करते हैं। एक पीर मोहम्मद मुनीस हैं जिन्होंने चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है। ठीक है, अब देखिए इसका प्रारंभ और विस्तार कि कैसे कैसे होता है, प्रारंभ और विस्तार कहाँ कहाँ होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सुनिएगा कहानी की तरह। 1917 के चंपारण सत्याग्रह की पृष्ठभूमि 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में तैयार होती है। आप लोग को पता होना चाहिए कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लखनऊ अधिवेशन जब हुआ था, माने लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। अंबिका चरण मजूमदार थे उसके अध्यक्ष 1916 में। बिहार के ब्रज किशोर प्रसाद, ध्यान से सुनिएगा, बिहार के ब्रज किशोर प्रसाद चंपारण से संबंधित प्रस्ताव लाते हैं। इसी अधिवेशन के दौरान राजकुमार शुक्ल, जो कि चंपारण के मुरली भरावा गांव के निवासी हैं, गांधी जी से मिलकर चंपारण की समस्या पर ध्यान आकर्षित कर गांधी जी को चंपारण में आने को न्योता दे देते हैं। देखिए, अगर 1917 का चंपारण सत्याग्रह समझना है तो आपको पहले ये समझना होगा कि 1916 में लखनऊ में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। और अब आपको याद रखना है कि उस सेशन में, कांग्रेस सेशन में, बिहार के एक ब्रज किशोर प्रसाद थे जो चंपारण से संबंधित प्रस्ताव लाए। इसी अधिवेशन के दौरान एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है राजकुमार शुक्ल, जो चंपारण के मुरली भरावा गांव के निवासी हैं। राजकुमार शुक्ल कहाँ के निवासी हैं? तो चंपारण के मुरली भरावा गांव के निवासी हैं। इन्होंने, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिले और बोला चंपारण की समस्या पर ध्यान को आकर्षण कराया और गांधी जी को चंपारण में आने का न्योता दे दिया। तो कहानी समझ में आ गया। 1916 में क्या हुआ था? लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उसमें अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। और उस अधिवेशन में, माने उस मीटिंग में, ब्रज किशोर प्रसाद जो कि बिहार के हैं, उन्होंने चंपारण से संबंधित एक प्रस्ताव लाए। और इसी अधिवेशन में दूसरा एक और इंसान थे, बिहार के ही चंपारण जिला के, चंपारण के मुरली भरावा गाँव के एक निवासी थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला यानी शुक्ल। वो गांधी जी से मिले और बताए कि चंपारण की समस्या के बारे में, और उनका ध्यान आकर्षण कराकर गांधी जी को चंपारण में आने का निमंत्रण दे दिया। तो विस्तार प्रारंभ तो समझ में आ गया। अब सुनिए, 15 अप्रैल 1917 दिन है, 15 अप्रैल और साल है 1917 को महात्मा गांधी जी चंपारण आते हैं। महात्मा गांधी चंपारण कब आते हैं? तो 15 अप्रैल 1917 को। और 7 दिन बाद यानी 22 अप्रैल को गांधी जी बेतिया पहुँचे। कहाँ पहुँचे? 22 अप्रैल को गांधी जी बेतिया पहुँचे तथा यहाँ हजारीमल
धर्मशाला में ठहरे। पूछा जाता है कि गांधी जी चंपारण जब आए तो वो ठहरे कहाँ थे, तो हजारीमल धर्मशाला में ठहरे। कब आए, कब चंपारण आते हैं महात्मा गांधी? 15 अप्रैल 1917 को। 22 अप्रैल को गांधी जी बेतिया पहुँचे और हजारीमल धर्मशाला में ठहरे। सत्याग्रह के दौरान मोतिहारी में गांधी जी पर मुकदमा भी चला। इसी सत्याग्रह के दौरान मोतिहारी में गांधी जी पर मुकदमा चला। तो गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चला? तो मोतिहारी में। कहाँ ठहरे थे? तो हजारीमल धर्मशाला में। अब आगे सुनिए। इस सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के जो प्रमुख सहयोगी थे, तो पहला ये ब्रज किशोर प्रसाद, जो कि आपको इस अधिवेशन में भी मिले थे, ब्रज किशोर प्रसाद, उनका वो एक सहयोगी थे गांधी जी का। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, अनुग्रह नारायण सिंह, आचार्य JB कृपलानी, ये शामिल थे। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सवाल ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन शामिल नहीं थे, तो जयप्रकाश नारायण शामिल नहीं थे। सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के जो प्रमुख सहयोगी थे, आप नाम याद रखेंगे। पहला ब्रज किशोर प्रसाद, दूसरा जो पूछा जाता है राजेंद्र प्रसाद के बारे में, तीसरा महादेव देसाई, चौथा नरहरि पारिक, और पांचवा अनुग्रह नारायण सिंह, और छठा आचार्य JB कृपलानी। और जयप्रकाश नारायण इसमें शामिल नहीं थे। तो आप 6 लोगों का नाम अच्छे से याद रखेंगे। फिर से देखिए, पीछे से चलते हैं। जयप्रकाश नारायण तो शामिल नहीं थे, आचार्य JB कृपलानी शामिल थे, आचार्य JB कृपलानी, और अनुग्रह नारायण सिंह शामिल थे, अनुग्रह नारायण सिंह शामिल थे, नरहरि पारिक शामिल थे, महादेव देसाई शामिल थे, राजेंद्र प्रसाद और ब्रज किशोर प्रसाद शामिल थे। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख व्यक्तित्व याद रखिए। विल्सन के बारे में समझिए। विल्सन बिहार प्लांट्स एसोसिएशन का मंत्री था। बिहार प्लांट एसोसिएशन का मंत्री चंपारण सत्याग्रह के टाइम पे कौन था? तो विल्सन। विल्सन कौन था? तो बिहार प्लांट्स एसोसिएशन का मंत्री। मैगार्ड कौन था? तो तिरहुत क्षेत्र का डिविजनल कमिश्नर था। मैगार्ड कौन था? तो तिरहुत क्षेत्र का डिविजनल कमिश्नर। और एडवर्ड गेट कौन था? तो बिहार का उपराज्यपाल था। और FG सलाई कौन था? तो चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष। आपको क्या क्या याद रखना होगा कि चंपारण कृषि जांच समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो FG सलाई। FG सलाई क्या थे? तो चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष। दूसरा एडवर्ड गेट क्या चीज थे? तो बिहार का उपराज्यपाल। बिहार का उपराज्यपाल उस टाइम कौन थे? तो एडवर्ड गेट कौन थे? तो बिहार का उपराज्यपाल। अच्छा, मैगार्ड कौन थे? तो तिरहुत क्षेत्र के डिविजनल कमिश्नर। मैगार्ड कौन थे? तो तिरहुत क्षेत्र के डिविजनल कमिश्नर। और विल्सन कौन थे? तो बिहार प्लांट्स एसोसिएशन का मंत्री। बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन का मंत्री कौन थे? विल्सन। अच्छा, अब जांच समिति और अन्य सदस्य देखिए कौन कौन थे। तो गांधी जी, माने जांच समिति में कौन कौन शामिल थे? तो गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, श्रीमती कस्तूरबा, डॉक्टर देव, ब्रज किशोर प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, रामनवमी प्रसाद, महाराजा कृत्यानंद सिंह। फिर से सुनिए, पीछे से चलते हैं। महाराजा कृत्यानंद सिंह, रामनवमी प्रसाद, महाराजा कृत्यानंद सिंह, धरणीधर प्रसाद, किशोर प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, डॉक्टर देव, श्रीमती कस्तूरबा, अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद और गांधी जी। इसका परिणाम क्या हुआ? चंपारण सत्याग्रह का क्या हुआ? तो परिणाम क्या हुआ? तो वसूली गई राशि का 25% वापस कर दिया गया। जितनी राशि वसूला गया उसका 25% वापस कर दिया गया। दूसरा पॉइंट हुआ कि आगे वसूली जाने वाली राशि में 25% की कमी कर दी गई। पहला क्या हुआ? पहला परिणाम ये हुआ कि जितना वसूली किया गया राशि था उसका 25% वापस कर दिया गया किसानों को, और आगे से जो भी वसूली किया जाएगा उसमें से 25% की कमी कर दिया गया। 3 कटिया पद्धति की समाप्ति, पूरी तरीके से 3 कटिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया। और इसके तहत एक एग्रीगेशन एक्ट आया जो कि 1918 में आया। चंपारण एग्रीगेशन एक्ट 1918 आया। चंपारण एग्रीगेशन एक्ट 1918 के तहत 3 कटिया पद्धति की समाप्ति कर दिया गया। पूछा जाता है किस एक्ट के तहत 3 कटिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया? तो चंपारण एग्रीगेशन एक्ट 1918 के तहत। तो इस तरीके से आपको पूरा ये बड़ा सा चंपारण सत्याग्रह याद हो गया। अब छोटे छोटे सत्याग्रह हैं
मतलब छोटे छोटे किसान आंदोलन है, जिसको अच्छे से सुन लीजिए। मधुबनी 1919 में मधुबनी आंदोलन हुआ था 1919 में। ये हुआ था लगान वसूली के खिलाफ, जमींदारों के विरोध में आंदोलन हुआ था। मधुबनी जो कि 1919 में हुआ, मधुबनी आंदोलन जो कि 1919 में हुआ, तो वो किस लिए हुआ था? तो लगान वसूली के खिलाफ जमींदारों के विरोध में आंदोलन हुआ था। किसान सभा हुआ था 1922 से 23 में। ये हुआ था, इसका किसान सभा का स्थापना हुआ था मुंगेर में। इसके नेता थे शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह। किसान सभा का स्थापना कब हुआ? तो 1922 से 23 में। किसान सभा का स्थापना कब हुआ? तो 1922 से 23 में। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ हुआ? तो मुंगेर में। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ हुआ किसान सभा का स्थापना? तो मुंगेर में। किसान सभा के नेता कौन थे? तो शाह मोहम्मद जुबैर एवं श्री कृष्ण सिंह। किसान सभा के नेता कौन थे? तो शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह। अब आइए आपको याद करवाता हूँ कुछ पॉइंट्स स्वामी सहजानंद सरस्वती से। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार के सबसे प्रमुख और राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित किसान नेता थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती कौन थे? तो बिहार के सबसे प्रमुख एवं राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित किसान नेता थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती कौन थे? तो बिहार के सबसे प्रमुख एवं राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित किसान नेता थे। आगे सुनिए स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में। 1929 और 1936 के बारे में सुनिए। 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना किए। बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना 1929 में किए, जिसके अध्यक्ष रहे थे स्वामी सहजानंद सरस्वती और सचिव रहे थे श्री कृष्ण सिंह। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना हुआ और अध्यक्ष रहे उसके स्वामी सहजानंद सरस्वती और सचिव श्री कृष्ण सिंह। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना हुआ और अध्यक्ष उसके थे स्वामी सहजानंद सरस्वती और सचिव श्री कृष्ण सिंह। 1936 में अखिल भारतीय किसान महासभा का स्थापना हुआ। 1936 में किस चीज़ का स्थापना हुआ? तो अखिल भारतीय किसान महासभा की स्थापना हुआ। ये कहाँ हुआ था इसकी स्थापना? तो लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में अखिल भारतीय किसान महासभा की स्थापना हुआ था और अध्यक्ष इसके कौन थे? तो सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे। 1936 में अखिल भारतीय किसान महासभा की स्थापना हुआ लखनऊ में। अध्यक्ष कौन थे? तो सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान महासभा की स्थापना 1936 में हुआ लखनऊ में, जिसके अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती। दोनों में ही अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती। यहाँ पे सचिव श्री कृष्ण सिंह और यहाँ पे सचिव NG रंगा थे। इन्होंने ही आंध्र प्रदेश प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। NG रंगा ने आंध्र प्रदेश प्रांतीय किसान सभा का स्थापना किए थे और NG रंगा सचिव थे अखिल भारतीय किसान महासभा के। सहजानंद ने किसान क्या करे पुस्तक हुंकार पत्रिका का प्रकाशन किया। सहजानंद ने दो चीज़ याद रखिएगा, किसान क्या करे पुस्तक लिखे और हुंकार पत्रिका का प्रकाशन किया। हुंकार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो सहजानंद ने। और सहजानंद ने एक पुस्तक भी लिखा, किसान क्या करे। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना 1929 में हुआ, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। 1936 में अखिल भारतीय किसान महासभा का स्थापना हुआ लखनऊ में, जिसके अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती थे और सचिव NG रंगा थे। NG रंगा ने ही आंध्र प्रदेश प्रांतीय किसान सभा की भी स्थापना की थी। सहजानंद ने किसान क्या करे एक पुस्तक लिखे और हुंकार पत्रिका का प्रकाशन भी किया। अब हम पढ़ते हैं बरियाहताल किसान आंदोलन। बरियाहताल किसान आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं, जो उसकी 1930 के दशक में हुआ था। ये किसान आंदोलन को एक दो बार फिर से बोलने का प्रयास करें। बरियाहताल
बरियाहताल किसान आंदोलन, इसका स्थान कहाँ हुआ था? मुंगेर में ये हुआ था। मुंगेर में बरियाहताल किसान आंदोलन हुआ था 1930 के दशक में। मुंगेर में 1930 के दशक में बरियाहताल किसान आंदोलन हुआ था, जिसके नेता कार्यानंद शर्मा थे। कार्यानंद शर्मा थे। मुंगेर में बरियाहताल किसान आंदोलन हुआ 1930 के दशक में, जिसके नेता कार्यानंद शर्मा थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा के नेतृत्व में बकासत भूमि की मांग को लेकर जमींदारों का विरोध हुआ। बिहार प्रांतीय किसान सभा का नेतृत्व में बकासत भूमि वापसी की मांग को लेकर जमींदारों का विरोध होता है। बिहार प्रांतीय किसान सभा के नेतृत्व में बकासत भूमि वापस की मांग को लेकर जमींदारों का विरोध होता है। अच्छा, अब छोटे छोटे हैं। एक हुआ था अंबारी सत्याग्रह, जो कि 1939 में हुआ था, जिसके नेता राहुल सांकृत्यान थे। अंबारी सत्याग्रह जो कि 1939 में हुआ था, जिसके नेता राहुल सांकृत्यान थे। अंबारी सत्याग्रह जो कि 1939 में हुआ था, जिसके नेता राहुल सांकृत्यान थे। मजदूर हड़ताल जो कि 1919 में हुआ था, वो जमालपुर मुंगेर में हुआ था, जो मजदूरों को की चर्चित हड़ताल हुई। मजदूर हड़ताल जो कि 1919 में हुआ, 1919 में मजदूर हड़ताल हुआ। मजदूर हड़ताल कहाँ? जमालपुर मुंगेर में। ये मजदूरों का चर्चित हड़ताल हुआ। अब देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की स्थिति देख लीजिए, जो कि 1855 से 57 से 1947 का स्थिति है। राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की बातें देख लीजिए 1857 से 1947 के लिए। सबसे पहला आंदोलन आपको पढ़ना ये है 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह सबसे पहला आंदोलन पढ़ना है, और उसमें सबसे पहला है जून 1857 का विद्रोह। कब का? तो जून 1857। जून 1857 में क्या हुआ और जुलाई 1857 में क्या हुआ? तो 1857 के पहला जून के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, बिहार में 1857 का विद्रोह प्रारंभ होता है 12 जून 1857 को। बिहार में 1857 का विद्रोह का प्रारंभ होता है 12 जून 1857 को। स्थान क्या रहा था? तो रोहिणी गांव रहा था। कहाँ रोहिणी गांव है? तो देवघर। देवघर कहाँ है? झारखंड। अंग्रेजी सेना की 30वीं रेजिमेंट की सैन्य टुकड़ी द्वारा स्थानीय मेजर की हत्या कर दिया गया। इसी घटना से बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत माना जाता है। बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब से माना जाता है? तो ध्यान से सुनिएगा। बिहार में 1857 का विद्रोह का प्रारंभ 12 जून 1857 को माना जाता है। 12 जून 1857 को बिहार में 1857 का विद्रोह प्रारंभ माना जाता है। स्थान कहाँ था? तो रोहिणी गांव में। स्थान कहाँ था? तो रोहिणी गांव में। रोहिणी गांव कहाँ है? तो देवघर, झारखंड में। रोहिणी गांव कहाँ है? तो देवघर, झारखंड में। अंग्रेजी सेना की 30वीं रेजिमेंट की सैन्य टुकड़ी द्वारा स्थानीय मेजर की हत्या कर दी गई। अंग्रेजी सेना की 30वीं रेजिमेंट की सैन्य टुकड़ी द्वारा स्थानीय मेजर की हत्या कर दी गई। इसी घटना से बिहार में 1857 के विद्रोह को शुरुआत माना जाता है। अब सुनिए, जुलाई 1857 में क्या क्या घटना हुआ। 25 जुलाई दिन है, 25 जुलाई को दानापुर छावनी के रेजिमेंट का विद्रोह हुआ। ये 12 जून 1857 को रोहिणी गांव में अंग्रेजी सेना की 30वीं रेजिमेंट की सैन्य टुकड़ी द्वारा स्थानीय मेजर की हत्या करके विद्रोह चालू हुआ। फिर 25 जुलाई को, 12 जून के बाद 25 जुलाई को दानापुर छावनी के रेजिमेंट का विद्रोह हुआ। आगे चलकर ये कुंवर सिंह बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व जगदीशपुर आरा के जमींदार या राजा बिहार में विद्रोह का केंद्र की सेना में शामिल हो गए। तो क्या हुआ घटना? 25 जुलाई को दानापुर छावनी के रेजिमेंट का विद्रोह हो गया, और यही विद्रोह आगे चलकर कुंवर सिंह की सेना में शामिल हो गए। और कुंवर सिंह कौन थे? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता थे, और जगदीशपुर कहाँ है? आरा जिला में के जमींदार थे या राजा कहे जा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, 25 जुलाई का काम हो गया। 27 जुलाई को सुनिए। 2 दिन बाद अंग्रेज कैप्टन डनवर, एक अंग्रेज के कैप्टन थे जिनका नाम था डनवर, को युद्ध में मारकर कुंवर सिंह ने आरा पर अधिकार करते हुए स्वतंत्र सरकार की स्थापना की।
27 जुलाई को अंग्रेज कैप्टन डनवर को युद्ध में कुंवर सिंह ने मार दिया और मार के आरा पर अधिकार कर लिया और स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दिया। तो वीर कुंवर सिंह ने स्वतंत्र सरकार की स्थापना आरा जिले में किया और किसको मार के? कैप्टन डनवर को 27 जुलाई को मारकर। आगे चलकर मेजर आयर से युद्ध में अंग्रेजों का पलड़ा भारी रहा, परिणामतः कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। फिर जब कैप्टन डनवर को जब मारा गया, उसके बाद मेजर आयर आए अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता बन के, और फिर जब युद्ध हुआ तो अंग्रेजों का पलड़ा भारी रहा और कुंवर सिंह को आरा छोड़कर भागना पड़ा। ये घटना 27 जुलाई का था। आगे सुनिए। उत्तर प्रदेश में कुंवर सिंह आरा छोड़ने के पश्चात कुंवर सिंह लखनऊ पहुँचे। उत्तर प्रदेश में माने कुंवर सिंह का रोल क्या था उत्तर प्रदेश में? तो आरा जब छोड़े मेजर आयर से हारने के बाद, तब कुंवर सिंह लखनऊ पहुंच गए। फिर अयोध्या जहां नाना साहब एवं तात्या तोपे से मिलकर कुछ सफल लड़ाइयों में भाग लिया। आरा छोड़ने के बाद कुंवर सिंह कहाँ पहुँचे? तो लखनऊ पहुँचे। फिर अयोध्या पहुँचे, जहाँ नाना साहब एवं तात्या टोपे से मिलकर कुछ सफल लड़ाइयों में भाग लिया। आगे चलकर गाजीपुर में अंग्रेज सैन्य प्रमुख डगलस से कुंवर सिंह की लड़ाई हुई, जिसमें वे घायल हो गए। उत्तर प्रदेश में कुंवर सिंह का रोल क्या था? तो आरा को जो छोड़े तो कुंवर सिंह लखनऊ पहुँचे, फिर वहाँ से अयोध्या गए, जहाँ पे कि नाना साहब और तात्या टोपे से मिलकर कुछ सफल लड़ाइयों में भाग लिया। आगे चलकर गाजीपुर में अंग्रेज सैन्य प्रमुख डगलस से कुंवर सिंह की लड़ाइयाँ हुई, जिसमें वे घायल हो गए। पुनः बिहार में कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए। मतलब बिहार में कुंवर सिंह दोबारा 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में घुस आए, जहां ली ग्रांड की अंग्रेजी सेना को पराजित कर जगदीशपुर क्षेत्र पर अपना प्रभाव बनाया। इस दिन को विजयोत्सव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विजयोत्सव दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा। 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में पुनः कुंवर सिंह वापस आए, जहां उनकी लड़ाई ली ग्रांड से हुई। तो ली ग्रांड को उन्होंने पराजित भी कर दिया और जगदीशपुर क्षेत्र पर अपना प्रभाव बना लिया। इसी दिन को विजयोत्सव दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल, ध्यान दीजिए, 23 अप्रैल 1858 को लड़ाई किए थे ली ग्रांड से और 26 अप्रैल 1858 को इनका मौत हो गया था। कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हुआ था और इनका जन्म 13 नवंबर 1777 को हुआ था। इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को और जन्म हुआ था 13 नवंबर 1777 को। तो इस तरीके से आपको ये याद हो गया। अब देखिए छोटे छोटे कुछ आंदोलन हुए थे। एक हुआ था गौर रचनी सभा, जो कि 1893 में हुआ था। गौर रचनी सभा कब हुआ था? तो 1893 में। गौर रचनी सभा 1893 में हुआ। गौर रचनी सभा 1893 में हुआ। इसमें बिहार में अनेक भागों में गाय रक्षा के उद्देश्य से गौर रचनी सभाओं की स्थापना हुई। बिहार के अनेक भागों में गाय रक्षा के उद्देश्य से गौ रचनी सभाओं की स्थापना हुई। सासाराम, पटना, कहाँ स्थापना हुई? तो सासाराम, पटना। बिहार में अनेक भागों में गौ रक्षा के उद्देश्य से गौ रचनी सभाओं की स्थापना हुई। सासाराम, पटना। आगे चलकर 1917 में गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के कुछ क्षेत्रों में हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए, जैसे शाहबाद, गया, पटना। पूछा जाएगा कि गौ रचनी सभा की स्थापना कहाँ हुई? तो बताइएगा सासाराम और पटना। और 1917 में गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार में के कुछ क्षेत्रों में हिंदू मुस्लिम में दंगा हुए। वो शहर कौन से थे? तो बताइएगा शाहबाद, गया और पटना। शाहबाद, गया, पटना में दंगा हुआ। याद रहेगा। दूसरा है स्वदेशी आंदोलन, जो कि 1905 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? तो 1905 में हुआ। इस आंदोलन के समर्थन बिहार के कई क्षेत्रों में गतिविधियां हुई, जिसमें प्रमुख है देवघर में स्वदेशी के समर्थन में गोल्डन लीग की स्थापना। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में देवघर में स्वदेशी के समर्थन में गोल्डन लीग की स्थापना हुई। गोल्डन लीग की स्थापना कहाँ हुई? तो देवघर में। देवघर में क्या हुआ? गोल्डन लीग का स्थापना हुआ। अगला देखते हैं युद्ध। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। देखिए बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद
पर का 2 चरण होता है, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद में 2 चरण हुआ, प्रथम चरण और दूसरा चरण। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम चरण की। प्रथम चरण में 1906, 1908, 1913 की बात करेंगे। तो सबसे पहले 1906 में बाबा ठाकुरदास, जो कि रामकृष्ण मिशन सोसाइटी के से जुड़े हुए हैं, उन्होंने क्रांतिकारी, वो एक प्रारंभिक क्रांतिकारी विचारक यही थे। जो अगर बिहार में 1906 में पहला क्रांतिकारी के अगर विचारक पूछा जाए तो बताना है बाबा ठाकुरदास, 1906 में आए, जो कि रामकृष्ण मिशन सोसाइटी से जुड़े थे। 1908, 2 साल बाद मुजफ्फरपुर में बदनाम जिला जज किंग्सफोर्ड, मुजफ्फरपुर का एक जिला जज था जो कि बहुत ही बदनाम था, जिसका नाम था किंग्सफोर्ड, के गाड़ी पर खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी द्वारा बम फेंकने का प्रयास किया गया। बम फेंका, कब फेंका गया? तो 30 अप्रैल 1908 को, परंतु असफल रहा गया। ध्यान से सुनिए, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस द्वारा किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर मुजफ्फरपुर में बम फेंका गया 30 अप्रैल 1908 को। कब फेंका गया? 30 अप्रैल 1908 को। और 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना हुई। अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना 1913 में हुई। कहाँ? पटना में, सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा की गया। 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना हुई पटना में, सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा। अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में स्थापित हुई सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा 1913 में। भागलपुर में रेवती नाग ने युवा क्रांतिकारियों हेतु एक प्रशिक्षण शिविर की स्थापना की। भागलपुर में रेवती नाग ने, भागलपुर के एक रेवती नाग थे, उन्होंने युवा क्रांतिकारियों हेतु एक प्रशिक्षण शिविर की स्थापना की। यदुनाथ सरकार बक्सर के प्रमुख क्रांतिकारियों में थे। यदुनाथ सरकार कहाँ से थे? तो बक्सर के प्रमुख क्रांतिकारियों में थे। यदुनाथ सरकार बक्सर के प्रमुख क्रांतिकारियों में थे। भागलपुर में रेवती नाग ने युवा क्रांतिकारियों हेतु एक प्रशिक्षण शिविर की स्थापना की। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा चरण, द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में आप 1928 पहुंच जाइए। 1928 में दिल्ली में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की बैठक होती है। HSRA की बैठक होती है। बिहार के क्रांतिकारी फणींद्र नाथ घोष ने भाग लिया। 1928 में दिल्ली में स्थापित होता है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। उसकी बैठक होता है जिसमें एक बिहार के क्रांतिकारी थे फणींद्र नाथ घोष, उन्होंने इस बैठक में भाग लिया था। अब योगेंद्र शुक्ल के बारे में बताते हैं। योगेंद्र शुक्ल इस दौर में बिहार के प्रमुख क्रांतिकारियों में शामिल थे। योगेंद्र शुक्ल प्रमुख क्रांतिकारियों में, बिहार के प्रमुख क्रांतिकारियों में एक नाम योगेंद्र शुक्ल का भी था, जिनका संपर्क चंद्रशेखर आज़ाद से था, मनमथ गुप्त जैसे क्रांतिकारियों से था। चंद्रशेखर आज़ाद, मनमथनाथ गुप्त जैसे क्रांतिकारियों से था योगेंद्र शुक्ल का कनेक्शन। बैकुंठ शुक्ल, चंद्रमासी आदि अन्य क्रांतिकारियों में से थे। बैकुंठ शुक्ल, चंद्रमासी आदि अन्य क्रांतिकारियों में से थे। अब देखते हैं, अब आपको समझाते हैं बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस। आगे बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस जो कि 1906 में हुआ था। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस जो कि 1906 में हुआ। इसके प्रमुख व्यक्तित्व कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का प्रमुख व्यक्तित्व श्री कृष्ण सिंह तेजेश्वर प्रसाद थे। 2 नाम आता है, एक श्री कृष्ण सिंह का, एक तेजेश्वर प्रसाद का, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के प्रमुख व्यक्ति। 1921 में सहयोग आंदोलन के दौरान बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसी के दौरान बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ, जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने किया। पटना युवक संघ 1927 में, पटना युवक संघ का स्थापना 1927 में हुआ। मानिंद्र नारायण राय और पाटलिपुत्र युवक संघ 1929 में बना। देखिए,
पटना युवक संघ 1927 में बना, जिसमें से संबंधित थे मनीन्द्र नारायण राय। मनीन्द्र नारायण राय पटना युवक संघ से संबंधित थे। और फिर 1929 में पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना हुई। 1929 में पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना हुआ और पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुआ। मनीन्द्र नारायण राय पटना युवक संघ से संबंधित थे। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का जब 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया, और बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए थे श्री कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद। अब बात करते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की। राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो कि पहला अधिवेशन 1912 में होता है। राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो कि 1912 में हुआ था बिहार में पहला बार, तो वो हुआ था बांकीपुर में, और ये था 27वां अधिवेशन। बिहार में जो पहला अधिवेशन हुआ वो 1912 में, और जो कांग्रेस का अधिवेशन संख्या था वो 27वां था। और कहाँ हुआ? तो बांकीपुर पटना में, जिसके अध्यक्ष थे R.N. मधुलकर। जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। जवाहरलाल नेहरू ने इसी 27वां अधिवेशन बिहार के पटना के बांकीपुर में पहली बार भाग लिया था। 1922 में 37वां अधिवेशन हुआ, जो कि बिहार में दूसरा अधिवेशन था, और ये कहाँ हुआ? गया में, जिसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। बिहार में दूसरा अधिवेशन कांग्रेस का 1922 में हुआ, जो कि 37वां था। 27वां हुआ 1912 में, 37वां हुआ 1922 में, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे गया में। 1940 में 53वां हुआ, जो कि रामगढ़ में हुआ। अबुल कलाम आज़ाद थे उसके अध्यक्ष। 1940 में 53वां हुआ। बिहार में 53वां कांग्रेस अधिवेशन 53वां जो कि तीसरी बार हुआ 1940 में, जो कि रामगढ़ में हुआ। अबुल कलाम आज़ाद थे। अब कुछ ये जान लीजिए। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1908 में हुआ पटना में। दूसरा अधिवेशन भागलपुर दीप नारायण सिंह के नेतृत्व में हुआ। फिर से सुन लीजिए। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1908 में पटना में हुआ। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1908 में पटना में हुआ। दूसरा बार अधिवेशन भागलपुर में दीप नारायण सिंह के नेतृत्व में हुआ। दूसरा भागलपुर में हुआ दीप नारायण सिंह के नेतृत्व में। अब आपको बताते हैं खिलाफत आंदोलन 1919 के बारे में। खिलाफत आंदोलन 1919 के बारे में जानिए। खिलाफत आंदोलन 1919 में पहला पॉइंट ये याद रखना है आप लोगों को कि पटना में मौलाना मजहरूल हक ने खिलाफत आंदोलन के नेतृत्व प्रदान किया। पटना में मौलाना मजहरूल हक ने खिलाफत आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। पटना में मौलाना मजहरूल हक ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया। फरवरी 1919 में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में खिलाफत आंदोलन को समर्थन में बैठक हुई। पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में खिलाफत आंदोलन के समर्थन में बैठक हुई। फरवरी 1919 में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में खिलाफत आंदोलन के समर्थन में बैठक हुई। अप्रैल 1919, ध्यान से सुनिएगा, पटना में मौलाना मजहरूल हक ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। और फरवरी 1919 में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में खिलाफत आंदोलन के समर्थन में बैठक हुआ। और अप्रैल 1919 में शौकत अली खिलाफत आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे का पटना आगमन हुआ। अप्रैल 1919 में शौकत अली का पटना में आगमन हुआ, जो कि शौकत अली खिलाफत आंदोलन का राष्ट्रीय नेता थे। मई 1919 में फुलवारी शरीफ जो कि पटना में है, मुस्लिम उलेमाओं का सम्मेलन हुआ, जिसमें ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध पूर्ण असहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया। 1919 में मई के 1919 में फुलवारी शरीफ पटना में मुस्लिम उलेमाओं का सम्मेलन हुआ, जिसमें ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध पूर्ण असहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया। फिर से सुन लीजिए खिलाफत आंदोलन के बारे में। तो पटना में मौलाना मजहरूल हक खिलाफत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। 1919 फरवरी का महीना चल रहा था, जिसमें पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में खिलाफत आंदोलन के समर्थन में बैठक हुई। फिर अप्रैल 1919 में शौकत अली पटना आए। शौकत अली कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन का राष्ट्रीय नेता थे। मई 1919 में फुलवारी शरीफ पटना में है, वहाँ मुस्लिम उलमाओं का सम्मेलन हुआ, जिसमें ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध पूर्ण सहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया।
अब दिखाते हैं आपको आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच में हुआ। ये बहुत ही बड़ा आंदोलन हुआ और बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, इससे ना सिर्फ पीटी में हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं बल्कि मेंस में भी इस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। तो अच्छे से याद रखने का प्रयास करिए कुछ पॉइंट जो हम बताए हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 22 में हुआ था, के बीच हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो 1920 से 22 के बीच में हुआ। अब देखते हैं इसकी कुछ प्रमुख बातें। अगस्त 1920 भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बैठक कर असहयोग प्रस्ताव का बिहार प्रांत के स्तर पर अनुमोदन किया गया। अगस्त 1920 में भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बैठकर असहयोग प्रस्ताव का बिहार प्रांत के स्तर पर अनुमोदन किया गया। इसी बैठक में ब्रज किशोर प्रसाद के सुझाव पर स्वराज के मुद्दे को भी असहयोग प्रस्ताव के साथ शामिल किया गया। अगस्त 1920 भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बैठकर असहयोग प्रस्ताव का बिहार प्रांत के स्तर पर अनुमोदन किया गया। इसी बैठक में ब्रज किशोर प्रसाद के सुझाव पर स्वराज के मुद्दे को भी असहयोग प्रस्ताव के साथ शामिल कर लिया। फिर से मैं सुना देता हूँ इस पैराग्राफ को कि अगस्त 1920 में भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक बैठक होता है जहाँ पे कि असहयोग प्रस्ताव का बिहार प्रांत के स्तर पर अनुमोदन कर दिया गया। इसी बैठक में ब्रज किशोर प्रसाद के सुझाव पर स्वराज के मुद्दे को भी असहयोग प्रस्ताव के साथ शामिल किया गया। राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना पटना में हुआ। प्रारंभिक प्राचार्य इसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना पटना में हुआ। प्रारंभिक प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो आगे चलकर 1921 में यह महाविद्यालय बिहार विद्यापीठ के रूप में स्थापित हो गया। राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना पटना में हुआ, जो आगे चलकर बिहार विद्यापीठ में स्थापित हो गया, और इसके प्रारंभिक प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी द्वारा किया गया। इसके प्रथम कुलाधिपति मौलाना मजहरूल हक तथा प्रथम कुलपति ब्रज किशोर प्रसाद थे। ये बिहार विद्यापीठ जो हुआ उसका उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को गांधी जी द्वारा किया गया। 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया गया। इसका प्रथम कुलाधिपति मौलाना मजहरूल हक थे प्रथम कुलाधिपति, और प्रथम कुलाधिपति मौलाना मजहरूल हक और कुलपति ब्रज किशोर प्रसाद थे। मौलाना मजहरूल हक इन्होंने द मदरलैंड पत्रिका के माध्यम से असहयोग के कार्यक्रम, हिंदू मुस्लिम एकता तथा राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया। मौलाना मजहरूल हक जिन्होंने कि द मदरलैंड पत्रिका के माध्यम से असहयोग के कार्यक्रम, हिंदू मुस्लिम एकता तथा राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की। आगे चलकर 1922 में जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तब बिहार में मजहरूल हक को भी गिरफ्तार किया गया। मौलाना मजहरूल हक इन्होंने द मदरलैंड पत्रिका के माध्यम से असहयोग के कार्यक्रम, हिंदू मुस्लिम एकता तथा राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की। आगे चलकर 1922 में जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तब बिहार में मजहरूल हक को भी गिरफ्तार किया गया। तो देखिए मौलाना मजहरूल हक के बारे में कुछ बातें बता देते हैं। इन्होंने द मदरलैंड पत्रिका के माध्यम से असहयोग के कार्यक्रम, हिंदू मुस्लिम एकता और राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया। कौन? मौलाना मजहरूल हक ने। किसके जरिए? द मदरलैंड पत्रिका के माध्यम से। क्या क्या प्रचार प्रसार किया? तो असहयोग के कार्यक्रम, हिंदू मुस्लिम एकता और राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने पटना में सदाकत आश्रम का भी स्थापना किया। मौलाना मजहरूल हक ने पटना में सदाकत आश्रम का स्थापना किया। आगे चलकर 1922 में गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए, तब बिहार में मजहरूल हक को भी गिरफ्तार किया गया। अब बताते हैं सावित्री देवी के बारे में। सावित्री देवी दिसंबर 1921 में पटना में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के विरोध में कार्यक्रम का नेतृत्व किया। सावित्री देवी दिसंबर 1921 में पटना में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के विरोध के कार्यक्रम का नेतृत्व किया था। सावित्री देवी ने क्या किया? तो इन्होंने दिसंबर 1921 में पटना में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के विरोध में
के विरोध कार्यक्रम का नेतृत्व किया। सरला देवी ने क्या किया? तो सरला देवी ने असहयोग के दौरान बहिष्कार कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका, विशेषकर छात्रों को स्कूल कॉलेज छोड़ने की अपील की। हाँ, सावित्री देवी के बारे में हो गया, सरला देवी के बारे में जान लीजिए। सरला देवी असहयोग के दौरान बहिष्कार कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका, विशेषकर छात्रों को स्कूल कॉलेज छोड़ने की अपील की। असहयोग के दौरान बहिष्कार कार्यों में सक्रिय भूमिका, विशेषकर छात्रों को स्कूल कॉलेज छोड़ने की अपील की सरला देवी ने। राजेंद्र प्रसाद ने क्या किए? तो राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपना लाभप्रद वकालत पेशा छोड़ दिया। 1946 में जब अंतरिम सरकार बनी तब राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री बने। राष्ट्रपति बनने से पूर्व पटना नगर पालिका के चेयरमैन थे। 1950 में राष्ट्रपति बने। राजेंद्र प्रसाद से पूछा जाने वाला प्रश्न में से पहला प्रश्न ये होगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान अपना लाभप्रद वकालत पेशा छोड़ दिया। और 1946 में जब अंतरिम सरकार बना था तो राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व पटना नगर पालिका के चेयरमैन थे और 1950 में वो राष्ट्रपति बन गए। अब आपको जयप्रकाश नारायण से संबंधित सवालों का जवाब देते हैं। जयप्रकाश नारायण असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी परीक्षा शुरू होने के 20 दिन पहले इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने किया। इनका एग्ज़ाम होने वाला था, उसके 20 दिन पहले कॉलेज छोड़ दिया असहयोग आंदोलन के दौरान। आगे 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना में भूमिका एवं सचिव। इनकी भूमिका 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना में भी रहा और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के ये सचिव भी रहे हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनको उपाधि भी दिया गया लोकनायक का। 1974 में संपूर्ण क्रांति का नारा इन्होंने ही दिया। 1974 में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। सर्वोदय का नारा भी इन्होंने ही दिया। 1974 में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और सर्वोदय का नारा भी इन्होंने ही दिया था। तो देखिए जयप्रकाश नारायण से संबंधित कितने क्वेश्चंस आएंगे आपको। पहला ये कि वह कौन सा विद्यार्थी था जिसने अपने कॉलेज को छोड़ दिया मात्र उसके एग्जाम के 20 दिन पहले? तो वो थे जयप्रकाश नारायण। और किस आंदोलन के दौरान? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। इन्होंने 1934 में जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हो रहा था उसमें ये भूमिका निभाए थे अपना महत्वपूर्ण, और उसके सचिव रहे थे। और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता का निर्माण भी इन्होंने किया था और इनको महत्वपूर्ण भूमिका थी आज़ाद दस्ते के निर्माण में। और इनको एक उपाधि दिया गया लोकनायक का। 1974 में इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। एक और नारा दिया था सर्वोदय का। अब बताते हैं आपको राहुल सांकृत्यायन के बारे में। असहयोग आंदोलन के दौरान छपरा, जो कि आज सारण है, क्षेत्र में ये सक्रिय थे। राहुल सांकृत्यायन छपरा सारण के क्षेत्र में सक्रिय थे। निवारण चंद्रगुप्त असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में ये पुरुलिया जिले, जो कि बंगाल में है, पुरुलिया जिला कहाँ है? बंगाल में। निवारण चंद्रगुप्त असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में ये पुरुलिया जिले के विद्यालय प्रमुख थे। साथ ही क्षेत्रीय प्रशासक भी थे, परंतु ब्रिटिश विरोध में नौकरी छोड़ दी। निवारण चंद्रगुप्त असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में ये पुरुलिया जिला बंगाल के विद्यालय प्रमुख थे। साथ ही क्षेत्रीय प्रशासक भी थे, परंतु ब्रिटिश विरोध में नौकरी छोड़ दी। आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद ने बिहार के किसान का नेतृत्व किया। असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद ने बिहार में किसानों का नेतृत्व किया था। अब आपको जल्दी छोटे छोटे आंदोलन के बारे में बता देते हैं तो फिर जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। इसमें अभी बहुत सारे हैं, देख लीजिए कितने हैं। भारत छोड़ो आंदोलन तक जाना है, आज़ाद दस्ता तक जाना है, भारत छोड़ो अन्य 2 घटनाएं भी बहुत सारे हैं। तो अभी 2 वीडियो लग जाएंगे तो मैं बहुत ही जल्द इसको ख़त्म कर देता हूँ। आप चलते हैं जल्दी स्वराज दल से।
स्वराज दल 1923 में हुआ। स्वराज दल का स्थापना 1923 में हुआ था। बिहार में स्वराज दल की स्थापना हुआ था। बिहार में स्वराज दल का स्थापना तो 1923 में हुआ था, जिसका नेतृत्व श्री कृष्ण सिंह ने किया। स्वराज दल का नेतृत्व किसने किया? तो उन्हें श्री कृष्ण सिंह ने किया। साइमन कमीशन का आगमन। साइमन कमीशन का आगमन दिसंबर 1908 में हुआ। दिसंबर 1928 में साइमन कमीशन का आगमन हुआ, पटना पहुंचा। साइमन कमीशन पटना कब पहुंचा? तो 1928 में पहुंचा। तब इसके विरोध में व्यापक प्रदर्शन हुआ। पूर्ण बहिष्कार किया गया। काला झंडा दिखाना जैसे कार्यक्रम हुए। इन विरोध कार्यक्रमों में अनुग्रह नारायण सिंह की नेतृत्वकारी भूमिका रही। साइमन कमीशन का आगमन। दिसंबर 1928 में जब साइमन कमीशन पटना पहुंचा, तब इसके विरोध में व्यापक प्रदर्शन हुआ, पूर्ण बहिष्कार हुआ, काला झंडा दिखाना जैसे कार्यक्रम हुए। इन विरोध कार्यक्रमों में अनुग्रह नारायण सिंह की नेतृत्वकारी भूमिका रही। महिला सम्मेलन पटना में अखिल महिला सम्मेलन का आयोजन 1929 में हुआ। महिला सम्मेलन पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन 1929 में हुआ। अब देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानते हैं। इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर आपको आगे फिर पढ़ाएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 15 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? तो 15 अप्रैल 1930 को। 15 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। 15 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। चंपारण एवं सारण के क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर सत्याग्रह किया गया। नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर सत्याग्रह किया गया। बिहार में नमक सत्याग्रह एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन की औपचारिक शुरुआत यहीं से हुई। आगे चलकर यह बिहार के और क्षेत्रों में फैल गया। 15 अप्रैल 1930 को चंपारण एवं सारण क्षेत्र में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर सत्याग्रह किया गया। बिहार में नमक सत्याग्रह एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन की औपचारिक शुरुआत यहीं से हुई। आगे चलकर ये बिहार के और क्षेत्रों में फैल गया। अब आगे सुनिए। 15 अप्रैल 1930 का हो गया। अब 16 अप्रैल को 16 अप्रैल को पटना सिटी के मंगल तालाब पर 16 अप्रैल 1930 को क्या हुआ कि पटना सिटी के मंगल तालाब में नमक बनाने का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी आदि की भागीदारी रही। इस आयोजन का सरकार द्वारा निर्मम दमन किया गया। हजारों लोग को कैद कर लिया गया। 16 अप्रैल 1930 को क्या हुआ? पटना सिटी के एक मंगल तालाब में नमक बनाने का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी आदि की भागीदारी रही। इस आयोजन का सरकार द्वारा निर्मम दमन हुआ, हजारों लोग कैद हुए। अब देखते हैं 9 मई 1930 का कहानी। 9 मई 1930 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में विदेशी वस्त्र बहिष्कार एवं शराब दुकानों पर धरना प्रदर्शन कर प्रस्ताव पारित किया गया तथा प्रदर्शन का कार्यान्वयन 16 मई से तय हुआ। 9 मई 1930 को क्या हुआ? तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में विदेशी वस्त्र बहिष्कार का बहिष्कार किया गया एवं शराब दुकानों पर धरना प्रदर्शन कर प्रस्ताव पारित किया गया। तथा प्रदर्शन का कार्यान्वयन 16 मई से तय हुआ। कब से? 16 मई से तय हुआ। बेगूसराय में चौकीदारी कर बंद करने का कार्यक्रम विशेष रूप से चर्चित रहा। बेगूसराय में चौकीदारी कर बंद करने का कार्यक्रम विशेष रूप से चर्चित रहा। छपरा जेल के कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किया गया। इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बेगूसराय में चौकीदारी कर बंद कर दिया गया। छपरा जेल में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल भी किया गया। 1930 से 31 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम ही बढ़ी कांग्रेस मुंगेर द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस क्षेत्र में सफलतापूर्वक कुछ समय के लिए ब्रिटिश सत्ता का प्रभाव समाप्त कर दिया गया। 1930 से 31 के बीच में बढ़ी कांग्रेस मुंगेर द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस क्षेत्र में सफलतापूर्वक कुछ समय के लिए ब्रिटिश सत्ता का प्रभाव समाप्त कर दिया गया।
अगला पॉइंट, 26 जनवरी 1931 को क्या हुआ? 26 जनवरी 1931 को पटना स्थित पोखर पार्क में आयोजित स्वाधीनता दिवस कार्यक्रम में अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। 26 जनवरी 1931 को क्या हुआ दोस्तों? तो हुआ पटना में स्थित पोखर पार्क में आयोजित स्वाधीनता दिवस कार्यक्रम में अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। 26 जनवरी 1931 को क्या हुआ? तो पटना स्थित एक पोखर पार्क है, उसमें आयोजित स्वाधीनता दिवस कार्यक्रम में अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। पीरपुर सत्याग्रह प्रकरण, पीरपुर सत्याग्रह प्रकरण बिहार के अब्दुल बारी, राजेंद्र प्रसाद आदि इसमें शामिल थे, जिन पर ब्रिटिश शासन के द्वारा लाठी चार्ज करवाया गया। पीरपुर सत्याग्रह प्रकरण बिहार के अब्दुल बारी, राजेंद्र प्रसाद आदि इसमें शामिल थे, जिन पर ब्रिटिश शासन के द्वारा लाठी चार्ज करवाया गया। राजवंशी देवी राजेंद्र प्रसाद की पत्नी, राजवंशी देवी राजेंद्र प्रसाद की पत्नी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना में स्वाधीनता दिवस मनाने के कारण इन्हें गिरफ्तार किया गया। राजवंशी देवी कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद की पत्नी राजवंशी देवी राजेंद्र प्रसाद की पत्नी थी, जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना में स्वाधीनता दिवस मनाने के कारण इन्हें गिरफ्तार किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना में स्वाधीनता दिवस मनाने के कारण इन्हें गिरफ्तार किया गया। फिर एक है शैलवाला राय संथाल परगना क्षेत्र में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे। शैलवाला राय संथाल परगना क्षेत्र में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे। शैलवाला राय संथाल परगना क्षेत्र में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किए। सरस्वती देवी हजारीबाग कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। हजारीबाग कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सरस्वती देवी थी। सक्रिय भागीदारी के कारण 6 माह का जेल हुआ था। सरस्वती देवी को सक्रिय भागीदारी के कारण 6 माह का जेल हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार की जनता की भागीदारी पर महात्मा गांधी का कथन है कि बिहार की जनता ने इस आंदोलन के दौरान जिस तरह सत्याग्रह और अहिंसा का पालन किया वह उल्लेखनीय एवं सराहनीय है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार की जनता की भागीदारी पर महात्मा गांधी का कथन था। बिहार की जनता ने इस आंदोलन के दौरान जिस तरह सत्याग्रह और अहिंसा का पालन किया वह उल्लेखनीय एवं सराहनीय है। अब देखते हैं सोशलिस्ट पार्टी के बारे में। सोशलिस्ट पार्टी के बारे में देखिए, सोशलिस्ट पार्टी में कहा जाए तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी जुलाई में 1931 में इसका स्थापना हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ? तो जुलाई 1931 में हुआ। इसके जो प्रमुख नेता थे वो थे फूलन प्रसाद वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा, गंगा शरण सिंह। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जुलाई 1931 में स्थापना हुआ, जिसके नेता थे फूलन प्रसाद वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा, गंगा शरण सिंह, रामानंद मिश्रा, रामवृक्ष बेनीपुरी और फूलन प्रसाद वर्मा, ये 4 नेताओं का नाम याद रखेंगे बिहार सोशलिस्ट पार्टी से। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, एक है बिहार सोशलिस्ट पार्टी जिसका स्थापना जुलाई 1931 में हुआ था। एक है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जिसका पहला बैठक 17 मई 1934 को हुआ था। इसका स्थापना 17 मई 1934 को पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ था। पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ था 17 मई 1934 को। अक्टूबर 1934 में बम्बई अधिवेशन में राष्ट्रीय स्तर पर इसे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नाम दिया गया, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे और सचिव जयप्रकाश नारायण। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला बैठक हुआ था, जिसका स्थापना 17 मई 1934 को हुआ था पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में। अक्टूबर 1934 में बम्बई अधिवेशन में राष्ट्रीय स्तर पर इसे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नाम दिया गया, जिसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण। अब देखते हैं नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था, जिस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद में बिहार के सदस्यों की संख्या 8 निर्धारित की गई थी।
भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्रीय जो विधान परिषद में है वो वहाँ बिहार के सदस्यों की संख्या 8 निर्धारित की गई थी। प्रांतीय चुनाव 1937 आप लोग को पता होगा कि प्रांतीय चुनाव हुआ था जो कि 1937 में हुआ था। इस चुनाव में के पश्चात मोहम्मद यूनुस जो कि अप्रैल 1937 से जुलाई 1937 प्रथम मुख्यमंत्री बने। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इस चुनाव के पश्चात सर्वप्रथम मोहम्मद यूनुस प्रथम मुख्यमंत्री बने। कब से कब तक? तो अप्रैल 1937 से लेकर जुलाई 1937 तक। इसके पश्चात श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बनाए गए जो कि फरवरी 1938 में राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के मुद्दे पर सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। जब 1937 का जो चुनाव हुआ था उसके पश्चात मोहम्मद यूनुस को प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया जो कि अप्रैल 1937 से लेकर अप्रैल मई जून जुलाई लगभग 4 महीनों के लिए सरकार बनाया, जिसके प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस को बनाया गया था, जिसके पश्चात श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बनाए गए। अगर पूछे स्वतंत्रता से पहले प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे तो मोहम्मद यूनुस, अगर स्वतंत्रता के बाद प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे तो श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह ने भी फरवरी 1938 में राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के मुद्दे पर सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। अब बात करेंगे हम लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह की। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था तो 17 अक्टूबर 1940 को, जिसके पहले सत्याग्रही थे बिहार में श्री कृष्ण सिंह। बिहार में पहले सत्याग्रही जो कि 17 अक्टूबर 1940 को शुरुआत हुआ था, 17 अक्टूबर 1940 को, इसके प्रथम सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह। दूसरा सत्याग्रही थे अनुग्रह नारायण सिंह, परंतु इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ अन्य सत्याग्रही श्याम नारायण सिंह, गौरी शंकर सिंह, जानकी देवी, जगत रानी देवी थी। श्री कृष्ण सिंह पहले सत्याग्रही, दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर बाद में कुछ अन्य सत्याग्रही भी बने जिनका नाम रहा श्याम नारायण सिंह, गौरी शंकर सिंह, जानकी देवी, जगत रानी देवी। गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित होकर ताना भगत के अनुयायियों ने भी सत्याग्रह किया। गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित होकर ताना भगत के अनुयायियों ने भी सत्याग्रह किया। राष्ट्रीय स्तर पर पहला सत्याग्रही विनोबा भावे थे और वहीं दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रीय स्तर पर पहला सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इससे पीटी में ही नहीं बल्कि मेंस में इससे सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन को डेट वाइज पढ़ना है हम लोगों को, और ये कैसे पढ़ना है? 8 अगस्त, 9 अगस्त, 8 अगस्त 1942, फिर 9 अगस्त 1942, फिर 10 अगस्त 1942, फिर 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में पढ़ना है। तो सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन को 8 अगस्त 1942 के रूप में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 8 अगस्त 1942 के रूप में। तो 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? इसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ होने के बाद इसी दिन मध्य रात्रि से ऑपरेशन जीरो आवर के तहत प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो 8 अगस्त 1942 के दिन आप एक पॉइंट याद रखेंगे, इस आंदोलन के प्रारंभ होने के बाद इसी दिन मध्य रात्रि से ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ होने के बाद इसी दिन मध्य रात्रि को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिनमें थे राजेंद्र प्रसाद, जिनको बांकीपुर जेल पटना में रखा गया। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल पटना में रखा गया। जगत नारायण लाल को बांकीपुर जेल पटना में रखा गया। बांकीपुर जेल पटना में 2 नेताओं को रखा गया, एक राजेंद्र प्रसाद को, एक जगत नारायण लाल को। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल झारखंड में रखा गया। अन्य प्रमुख नेता जिनको गिरफ्तार किया उनमें थे श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, फूलेना प्रसाद, मथुरा प्रसाद। कौन कौन थे अन्य प्रमुख नेता? तो श्री कृष्ण सिंह थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे और फूलेना प्रसाद, मथुरा प्रसाद थे।
जिनको भी गिरफ्तार किया गया था। तो राजेंद्र प्रसाद और जगत नारायण लाल को बांकीपुर जेल पटना में रखा गया था ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था जो कि झारखंड में है। 9 अगस्त 1942 9 अगस्त 1942 को देखिए क्या हुआ था। 8 अगस्त के बारे में जान लिए। 9 अगस्त प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी का आम जनता द्वारा भारी विरोध किया गया। जो इन बड़े बड़े नेताओं का गिरफ्तार किया गया तो आम जनता द्वारा भारी विरोध किया गया। शैक्षणिक केंद्रों का हड़ताल एवं राष्ट्रीय झंडा फहराने जैसे कार्यक्रम हुए। प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी का आम जनता द्वारा भारी विरोध किया गया। शैक्षणिक केंद्रों का हड़ताल एवं राष्ट्रीय झंडा फहराने जैसे कार्यक्रम भी हुए। बलदेव सहाय ने विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। इसी 9 अगस्त को ही बलदेव सहाय ने विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था। राम प्यारी देवी जो कि जगत नारायण लाल की पत्नी थी, राम प्यारी देवी जगत नारायण लाल की पत्नी थी, ने बांकीपुर जेल में सभा कर आम जनता से नौकरी छोड़ने की अपील की। राम प्यारी देवी जो कि 9 अगस्त 1942 को जगत नारायण लाल की पत्नी थी, उन्होंने बांकीपुर जेल में सभा कर आम जनता से नौकरी छोड़ने की अपील की। प्रभावती देवी ने पटना में महिलाओं के विशाल जुलूस का नेतृत्व किया। प्रभावती देवी ने पटना के महिलाओं के विशाल जुलूस का नेतृत्व किया। अब पढ़ते हैं 10 अगस्त के 1942 के बारे में। 10 अगस्त को क्या हुआ कि आम जनता के व्यापक विरोध के कारण ब्रिटिश सरकार की भी प्रतिक्रिया हुई। 9 अगस्त तक तो सुन लिए। 10 अगस्त में ब्रिटिश का प्रतिक्रिया हुआ, जिसके तहत प्रमुख राष्ट्रवादी संस्थान जैसे सदाकत आश्रम जो कि पटना में है, किसान सभा कार्यालय ये भी पटना में है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कार्यालय, बिहार विधायिका आदि पर पुलिस ने कब्जा स्थापित कर लिया। कहाँ कहाँ पुलिस ने 10 अगस्त को कब्जा स्थापित कर लिया? तो सदाकत आश्रम पटना, किसान सभा कार्यालय पटना, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कार्यालय, बिहार विधायिका आदि पर पुलिस ने कब्जा स्थापित कर लिया। फिर देखिए 11 अगस्त को क्या हुआ। 11 अगस्त को सचिवालय गोलीकांड घटना घटा। सचिवालय गोलीकांड घटना कब घटा? तो 11 अगस्त 1942 को घटना घटा। इस दिन छात्रों के एक जुलूस द्वारा पटना पर स्थित सचिवालय भवन के सामने विधायिका की इमारत पर राष्ट्रीय झंडा फहराने का प्रयास हुआ। सचिवालय गोलीकांड घटना। इस दिन छात्रों के एक जुलूस द्वारा पटना स्थित सचिवालय भवन के सामने विधायिका की इमारत पर राष्ट्रीय झंडा फहराने का प्रयास हुआ। इसे रोकने हेतु तत्कालीन पटना जिलाधिकारी WG आर्चर के आदेश पर पुलिस गोलीबारी हुई, जिसमें 7 छात्र शहीद हुए। कौन कौन थे वो 7 छात्र? तो वो थे राजेंद्र सिंह, रामानंद सिंह, राम गोविंद सिंह, उमाकांत सिंह, सतीश प्रसाद झा, देवी पद चौधरी, जगपति कुमार। तो फिर से सुन लीजिए सचिवालय गोलीकांड घटना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इस दिन छात्रों के एक जुलूस द्वारा पटना स्थित सचिवालय भवन के सामने विधायिका की इमारत पर राष्ट्रीय झंडा फहराने का प्रयास हुआ। इसे रोकने हेतु तत्कालीन पटना जिलाधिकारी WG आर्चर के आदेश पर पुलिस गोलीबारी हुई, जिसमें 7 छात्र शहीद हो गए, जिनके नाम हैं राजेंद्र सिंह, रामानंद सिंह, रामा गोविंद सिंह, राजेंद्र सिंह, रामानंद सिंह, रामा गोविंद सिंह, उमाकांत सिंह, सतीश प्रसाद झा, उमाकांत सिंह, सतीश प्रसाद झा, देवी पद चौधरी और जगपति कुमार, देवी पद चौधरी और जगपति कुमार। आगे देख लीजिए अगला पॉइंट। इस गोलीकांड के विरुद्ध आगे चलकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आई, जैसे पटना में पूर्ण हड़ताल, संचार सुविधाएं ठप करना पड़ा, सरकारी कार्य शिथिल करना, रेल कारखाना लूट, डाकघर जलाना आदि। इस गोलीकांड के विरुद्ध आगे चलकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आई, जैसे पटना में पूर्ण हड़ताल, संचार सुविधाएं ठप करना, सरकारी कार्य शिथिल करना, रेल कारखाना लूट, डाकघर जलाना आदि। अब आपको बताते हैं आज़ाद दस्ता के बारे में। ये आज़ाद दस्ता आपको पता होगा इसी भारत छोड़ो आंदोलन के समय में सक्रिय हुआ था। इस आज़ाद दस्ता 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ, लेकिन इसी दिन मध्य रात्रि में चलाए गए ऑपरेशन जीरो आवर के तहत विभिन्न नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इन्हीं में से एक थे जयप्रकाश नारायण एवं अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया था। तो भूमिका समझ गया आज़ाद दस्ता का। आज़ाद दस्ता का भूमिका ये था कि 8 अगस्त 1942 को जीरो आवर चलाया गया, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ हुआ और इसी रात्रि ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया, जिसके तहत विभिन्न नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से जयप्रकाश नारायण और कुछ अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में भग दिया। फिर
अगला 9 नवंबर 1942 को कुछ दिन जेल में रहे, कुछ महीने। उसके बाद 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात में जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से दीवार फांदकर भागने में सफल हो गए थे। कहाँ से और कब? 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात में 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात में जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से दीवार फांदकर भागने में सफल हो गए। इनके साथ ही भागे थे सूरज नारायण सिंह, रामानंद मिश्रा और योगेंद्र शुक्ला आदि भी जेल से भाग गए। कौन कौन भागे जयप्रकाश नारायण के साथ? तो सूरज नारायण सिंह, रामानंद मिश्र और योगेंद्र शुक्ला। सूरज नारायण सिंह, रामानंद मिश्र और योगेंद्र शुक्ला हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण के साथ भाग निकले। कब? 9 नवंबर 1942 को। इस दिन दीपावली था। इसी की रात में जयप्रकाश नारायण के सहित रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल के साथ भाग निकले। हालांकि योगेंद्र शुक्ल को 4 दिसंबर 1942 को मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार किया गया। 7 दिसंबर को उन्हें पटना ले जाया गया। तत्पश्चात उन्हें बक्सर भेज दिया गया। योगेंद्र शुक्ल को 4 दिसंबर 1942 को मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार किया गया और 7 दिसंबर को उन्हें पटना ले जाया गया। तत्पश्चात उन्हें बक्सर भेज दिया गया। अगला, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल की तराई जो कि बिहार की उत्तरी सीमा में है, नेपाल की तराई जो बिहार की उत्तरी सीमा में है, जयप्रकाश नारायण ने आज़ाद दस्ता का स्थापना किया। आज़ाद दस्ता का स्थापना जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल की तराई में किया गया। उद्देश्य क्या था इसका? तो युवकों को छापामार युद्ध का प्रशिक्षण देना तथा क्रांति के लिए प्रेरित करना था। उद्देश्य क्या था आज़ाद दस्ता का? तो युवकों को छापामार युद्ध का प्रशिक्षण देना था और क्रांति के लिए प्रेरित करना था। संचालन स्थल, इसका संचालन स्थल क्या था? तो बकरी का टापू संचालन स्थल था, बकरी का टापू। आज़ाद दस्ता का पहला प्रशिक्षण शिविर मार्च अप्रैल 1943 में नेपाल के राजबिलास जंगल में चलाया गया, जिसके निदेशक सरदार नित्यानंद सिंह थे। इसका संचालन स्थल आज़ाद दस्ता का था बकरी का टापू और आज़ाद दस्ता का पहला प्रशिक्षण शिविर मार्च अप्रैल 1943 को नेपाल के राजबिलास जंगल में चलाया गया, जिसके निदेशक सरदार नित्यानंद सिंह थे। जिसके निदेशक कौन थे? सरदार नित्यानंद सिंह। अगला पॉइंट, आज़ाद दस्ता के तहत ही बिहार प्रांतीय आज़ाद परिषद की स्थापना हुई, जिसके प्रमुख सूरज नारायण सिंह थे। आज़ाद दस्ता के तहत ही बिहार प्रांतीय आज़ाद परिषद की स्थापना हुई, जिसके प्रमुख कौन थे? तो सूरज नारायण सिंह थे। आज़ाद दस्ता के रेडियो एवं प्रचार विभाग के प्रमुख राम मनोहर लोहिया थे। आज़ाद दस्ता के रेडियो एवं प्रचार विभाग के प्रमुख कौन थे? राम मनोहर लोहिया। अब बताते हैं मई 1943 के बारे में। मई 1943 में जयप्रकाश नारायण एवं प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर हनुमान नगर जेल, नेपाल, एक जेल है हनुमान नगर जेल नेपाल में, वहाँ पर भेज दिया गया। कब? मई 1943 में। जिसके पश्चात कुछ समय बाद ये छूट गए और फिर दोबारा दिसंबर 1943 में गिरफ्तार कर लिए गए। मई 1943 में गिरफ्तार किए, जहाँ रखा गया उनको हनुमान नगर जेल नेपाल में। फिर वो छूटे और फिर कुछ दिन के बाद फिर दिसंबर 1943 में गिरफ्तार कर लिए गए। तो ये खत्म हो गया। अब भारत छोड़ो आंदोलन की कुछ अन्य घटनाएं आपको हम याद कराते हैं, कुछ बिहार से रिलेटेड। आइए देखिए, इसमें क्या हुआ, एक समानांतर सरकार का गठन किया गया। सुल्तानपुर में जगलाल चौधरी के नेतृत्व में, उत्तरी भागलपुर में सियाराम सिंह के नेतृत्व में, सुल्तानपुर में जगलाल चौधरी के नेतृत्व में समानांतर सरकार का स्थापना हुआ और उत्तरी भागलपुर में सियाराम सिंह के नेतृत्व में। 2 जगह समानांतर सरकार बिहार में स्थापना हुआ। एक हुआ सुल्तानपुर में जगलाल चौधरी के नेतृत्व में और उत्तरी भागलपुर में सियाराम सिंह के नेतृत्व में। मुंगेर में देखिए क्या हुआ, आंदोलन के विचारों का प्रचार प्रसार आज़ाद हिंदुस्तान समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। मुंगेर में आंदोलनों के विचारों का प्रचार प्रसार हेतु आज़ाद हिंदुस्तान समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। सिवान में क्या हुआ, तो सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने के प्रयास में कई लोग शहीद हुए। सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने के प्रयास में कई लोग शहीद हुए। सारण में क्या हुआ, सारण में ब्रिटिश सरकार द्वारा यहाँ के तीव्र गतिविधियों के कारण इसे अपराधी जिला घोषित कर दिया। सारण को ब्रिटिश सरकार द्वारा यहाँ की तीव्र गतिविधियों के कारण अपराधी जिला घोषित किया गया। अपराधी जिला किसको? सारण को। और सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने के प्रयास में कई लोग शहीद हुए। शांति
शांति देवी। देखिए शांति देवी कैसे संबंधित हैं। छपरा में महिलाओं की विशाल जन सेवा आयोजन करवाई थी। छपरा में महिलाओं की विशाल जन सेवा आयोजन करवाई थी। सरस्वती एवं शारदा बहनें छपरा के दिघवाड़ा प्रखंड में राष्ट्रीय झंडा फहराने के कारण संबंध में शारदा को 14 वर्ष तथा सरस्वती को 11 वर्ष की सजा मिली। शारदा को 14 वर्ष और सरस्वती की 11 वर्ष की सजा मिली। दोनों ही सरस्वती और शारदा बहनें थी छपरा के दिघवाड़ा प्रखंड में, और इन्होंने राष्ट्रीय झंडा फहराया था। इसी के संबंध में, राष्ट्रीय झंडा फहराने के संबंध में 14 वर्ष सरस्वती को और शारदा को 11 वर्ष की सरस्वती को 11 वर्ष की सजा और शारदा को 14 वर्ष की सजा मिली थी। शांति देवी छपरा में महिलाओं की विशाल जनसभा का आयोजन करवाया था। जमशेदपुर आइए। जमशेदपुर में टिस्को के मजदूर की हड़ताल हुई। जमशेदपुर में टिस्को के मजदूरों की हड़ताल हुई। हजारीबाग में सरस्वती देवी के नेतृत्व में विशाल जन प्रदर्शन हुआ। हजारीबाग में सरस्वती देवी के नेतृत्व में विशाल जन प्रदर्शन हुआ। देखिए पलामू से रिलेटेड देखिए सवाल क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। पलामू में कुमारी आरसी दास ने जपला यानी झारखंड, जो कि सीमेंट कारखाना हुआ करता था, वहाँ मजदूरों को संगठित किया था पलामू में। कौन? कुमारी आरसी दास ने। कुमारी आरसी दास ने पलामू में जपला सीमेंट कारखाना में मजदूरों को संगठित किया था। जिरियाबती देवी अंग्रेज सिपाही को गोली मारी थी। जिरियाबती देवी ने अंग्रेज सिपाही को गोली मार दी थी। और सुनीति देवी एवं राधिका देवी पुरुष वेश में साइकिल यात्रा द्वारा जन जागरण करती थी। सुनीति देवी और राधिका देवी मिलकर पुरुष का वेश धारण करके साइकिल यात्रा द्वारा जन जागरण करती थी। रामानंद तिवारी, इसके नेतृत्व में पुलिस संघ के लगभग 500 कर्मियों द्वारा ब्रिटिश विरोध में गिरफ्तारी एवं उपवास रखा था। रामानंद तिवारी ने क्या किया था कि पुलिस संघ के लगभग 500 कर्मियों द्वारा ब्रिटिश विरोध में गिरफ्तारी एवं उपवास रखा गया। स्वराज ट्रेन कैसे फेमस है जो बताता हूँ। बिहार के छात्रों द्वारा रेल पर कब्जा कर इसे स्वराज ट्रेन नाम दिया गया। स्वराज ट्रेन कैसे नाम फेमस हुआ? तो बिहार के छात्रों द्वारा रेल पर कब्जा कर इसे स्वराज ट्रेन नाम दिया गया। गांधी मैदान पटना देखिए कैसे फेमस है। सबसे पहले 1942 की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा गांधी मैदान पटना। पहले इसका नाम पटना लॉन्ज रखा गया था। पहले गांधी मैदान का पहला नाम क्या था? पटना लॉन्ज। 1948 में गांधी जी की मृत्यु के पश्चात इसका नाम गांधी मैदान रखा गया। तो देख लीजिए 1942 का जो क्रांति हुआ था उसकी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा था पटना मैदान। और पहले उस वक्त कहा जाता था इसको पटना लॉन्ज। फिर बाद में गांधी जी की मृत्यु के बाद पश्चात 1948 में इसका नाम रख दिया गया गांधी मैदान। अब बताते हैं आपको नेक्स्ट बिहार में 1942 से 47, जो 1942 से 47 के बीच कैसा था बिहार, अब वो समझाया जा रहा है आप लोग को। तो याद करिए 16 अगस्त 1946 का वो दिन जब मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस अपनाया था, जिसके तहत बिहार में पूर्ण हड़ताल का आयोजन किया गया, जिससे सांप्रदायिक तनाव भी हो गए। इसी संदर्भ में वल्लभ भाई पटेल इन तनावों पर कहा था कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को मुस्लिम लीग के नेताओं के हिंसक एवं असभ्य आंदोलनों के सामने असुरक्षित छोड़ देंगे। तो क्या था घटना था 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने कार्यवाही दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, जिसके तहत बिहार में पूर्ण हड़ताल का आयोजन किया गया। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि सांप्रदायिक तनाव भी हुआ। इसमें वल्लभ भाई पटेल का ये कथन आया था कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को मुस्लिम लीग के नेताओं के हिंसक एवं असभ्य आंदोलन के सामने असुरक्षित छोड़ देंगे। 1946 में दो चीज़ें हुआ। एक तो कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसके तहत राज्यों का वर्गीकरण हुआ और उसके तहत बिहार को ग्रुप ए में रखा गया। 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों के वर्गीकरण में बिहार को ग्रुप ए वर्ग में रखा गया था। 1946 में बिहार में बने प्रांतीय सरकार का नेतृत्व श्री कृष्ण सिंह ने किया था। 1946 में बिहार में बने प्रांतीय सरकार का नेतृत्व श्री कृष्ण सिंह ने किया था। अब देखिए संविधान सभा, इसी समय आपको पता होगा कि कैबिनेट मिशन किस लिए आया था, तो संविधान का सभा का गठन करवाने के लिए। तो इसमें बिहार के 36 सदस्य शामिल थे।
संविधान सभा में बिहार की तरफ से 36 सदस्य शामिल थे। इसमें दो डेट याद रखिए, 9 दिसंबर 1946 और 11 दिसंबर 1946। आपको पता होगा कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था, जिसमें जो अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, जो कि अस्थायी पद पर बनाए गए थे। अस्थायी तौर पर पहला अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा को, लेकिन बाद में बहुत विरोध हुआ और ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरा बैठक होता है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुन लिया जाता है। तो दोनों ही बार जो संविधान सभा के अध्यक्ष बने वो बिहार के ही थे। पहली बार सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी तौर पर बने और दूसरा बार राजेंद्र प्रसाद अस्थायी तौर पर बन गए। अब आपको बताते हैं आधुनिक बिहार के निर्माण का घटना, कि कैसे कैसे आज जो आप बिहार देख रहे हैं ना, इसमें कौन सी बातें हुई थी, क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ था। वो शुरुआत करते हैं साल 1890 से। इस दशक में क्या हुआ था, 1890 के दशक में, नाम है सच्चिदानंद सिन्हा। ये वही सच्चिदानंद सिन्हा हैं जिन्होंने की संविधान सभा का पहला अध्यक्ष, ये इन्हीं को बनाया गया अस्थायी तौर पर 9 दिसंबर को। इन्होंने क्या किया, इस दशक में 1890 के दशक में पहली बार पृथक बिहार की मांग के लिए अभियान चलाया, जो आगे चलकर बिहार एवं राष्ट्रीय स्तर पर भी मांग बन गया। इसे आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहा जाता है। आज जो आप आधुनिक बिहार देख रहे हैं, इसका निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को ही जाता है, और इन्होंने ही पृथक बिहार की मांग के लिए अभियान चलाया, जो आगे चलकर बिहार एवं राष्ट्रीय स्तर पर भी मांग बन गया। 1909 में देखिए क्या हुआ, 19 साल बाद एस.एन. सिन्हा थे, जिन्होंने जो कि 1909 के एक्ट के तहत हुए चुनावों में बंगाल विधान परिषद की ओर से निर्वाचित हुए तथा यहाँ आकर इन्होंने पृथक बिहार की मांग को जोर शोर से उठाया। इसी समय अली इमाम, जो केंद्रीय विधान परिषद में विधि सदस्य थे, द्वारा भी पृथक बिहार के लिए सरकार पर दबाव बनाया गया। एस.एन. सिन्हा, जो कि 1909 के एक्ट के तहत हुए चुनाव में बंगाल विधान परिषद की ओर से निर्वाचित हुए थे। यहाँ आकर उन्होंने पृथक बिहार की मांग को जोर शोर से उठाया। इसी समय अली इमाम, जो केंद्रीय विधान परिषद में विधि सदस्य थे, द्वारा भी पृथक बिहार के लिए सरकार पर दबाव बनाया गया। 1911 में दो घटनाएं हुई। एक घटना 12 दिसंबर को, जो कि दिल्ली दरबार में बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा कर दी गई। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा कर दी गई। और 26 से 28 दिसंबर 1911 को कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, 26वां, जो कि कलकत्ता में हुआ था, जिसका अध्यक्ष थे विशन नारायण धर। कलकत्ता में 26वां वार्षिक अधिवेशन हुआ 26 से 28 दिसंबर 1911 को, कांग्रेस का 26वां, जिसके अध्यक्ष थे विशन नारायण धर। इस अधिवेशन में तेज बहादुर सरपुरु द्वारा पृथक बिहार का समर्थन में प्रस्ताव लाया गया। इसी अधिवेशन में तेज बहादुर सरपुरु द्वारा पृथक बिहार का समर्थन में प्रस्ताव लाया गया। देखेंगे 1912 में भी दो घटनाएं याद रखना है, एक 22 मार्च को और एक 1 अप्रैल को। 22 मार्च को बंगाल से बिहार एवं उड़ीसा को अलग करने का आधिकारिक घोषणा गजट में प्रकाशित किया गया। गजट मतलब राजपत्र। 22 मार्च को बंगाल से बिहार और उड़ीसा को एक साथ, माने बिहार उड़ीसा एक साथ अलग हुआ, बंगाल से दोनों एक ही था, बिहार और उड़ीसा को अलग करने पर आधिकारिक घोषणा गजट में प्रकाशित किया गया। एक आपको इम्पोर्टेंट बात याद रखना है कि 22 मार्च को बंगाल से बिहार के अलग होने के आधार बताते हुए 2010 में नीतीश सरकार द्वारा बिहार स्थापना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन पॉइंट देखिए, 1912 में 1 अप्रैल को बंगाल से बिहार के अलग होने की व्यवस्था व्यावहारिक रूप से लागू हुई। इस समय उड़ीसा बिहार के साथ शामिल था। पटना को राजधानी बनाया गया। 1 अप्रैल 1912 को बिहार के अलग होने की व्यवस्था व्यवहारिक रूप से आया, और इसी समय उड़ीसा अभी बिहार के साथ शामिल था, और जिसको इस बिहार को पटना को राजधानी बनाया गया। अब याद रखिए, पहला राज्यपाल इस क्षेत्र में जो बनाया गया बिहार में, जो कि पहला राज्यपाल जिनका नाम था सर चार्ल्स स्टुअर्ट बनाए गए। सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले को बनाया गया। आगे चलकर इस क्षेत्र के लिए पहले भारतीय राज्यपाल लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को बनाया गया।
देखिए इस क्षेत्र में बिहार में अगर पहला राज्यपाल पूछे तो बताइएगा सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले। लेकिन अगर पूछे भारतीय राज्यपाल पहला कौन था तो लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश नीतियों के विरोध में 1921 ईस्वी में इस्तीफा दे दिया। लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश नीतियों के विरोध में इस्तीफा दे दिया था। 1936 और 2000 के बारे में याद रखिए। देखिए 1936 में क्या हुआ था, 1 अप्रैल 1935 का एक पहले 1935 में जो भारत शासन अधिनियम आया उसके तहत 1 अप्रैल को 1935 के आधार पर, एक्ट के आधार पर बिहार एक भारतीय राज्य बना, जिसमें उड़ीसा बिहार से अलग कर दिया गया। 1936 में 1 अप्रैल 1936 को 1935 के एक्ट के आधार पर बिहार एक भारतीय राज्य बना, उड़ीसा बिहार से अलग कर दिया गया। अब 2000 में फिर से बिहार टूटा, 15 नवंबर 2000 को बिहार फिर से टूटा और इस बार झारखंड अलग कर दिया गया और फिर बिहार का वर्तमान स्वरूप 15 नवंबर 2000 को आया। अब बिहार में शिक्षा का विकास दिखाते हैं, आधुनिक बिहार का शिक्षा का विकास। सबसे पहले बात करते हैं 1835 का, जिस वक्त बिहार में पहला जिला स्कूल खोला गया जो कि पटना में। 1835 में बिहार का पहला जिला स्कूल खोला गया पटना में। 1863 में पटना कॉलेज की स्थापना हुआ। 1863 में क्या हुआ तो पटना कॉलेज की स्थापना। बिहार में उच्च शिक्षा का सबसे पुराना अगर कोई संस्थान है तो वो 1863 में खोला गया पटना कॉलेज है, जिसको आगे चलकर 1917 में कला विभाग और 1919 में भौतिक व रसायन विभाग की स्थापना किया गया। 1917 में कला विभाग और 1919 में भौतिक व रसायन विभाग की स्थापना किया। 1872 में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया गया, जिसके संस्थापक इमदाद अली थे। 1873 में पटना शाखा की स्थापना हुआ। 1872 में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना हुआ, जिसके संस्थापक इमदाद अली थे और इसी का एक शाखा पटना में भी खोला गया 1873 में। 1875 में समस्तीपुर जो कि पूसा जो कि समस्तीपुर में है, वहाँ अनुसंधान फार्म की स्थापना हुआ। 1875 में पूसा समस्तीपुर में है जहाँ अनुसंधान फार्म की स्थापना हुआ। आगे चलकर 1902 में पूसा में ही कृषि शोध एवं प्रयोग केंद्र हेनरी क्लिफ के योगदान से खोला गया। 1902 में पूसा में ही कृषि शोध एवं प्रयोग केंद्र खोला गया जो कि हेनरी क्लिफ के योगदान से खोला गया था। 1904 में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1904 में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ। 1875 में पूसा जो कि समस्तीपुर में है, वहाँ अनुसंधान फार्म की स्थापना हुई। आगे चलकर 1902 में पूसा में ही कृषि शोध एवं प्रयोग केंद्र हेनरी क्लिफ के योगदान से खोला गया और 1904 में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अब बताते हैं 1886 की घटना, कांग्रेस के स्थापना के 1 साल बाद की। पटना सिटी में मोहम्मडन एंग्लो अरबी स्कूल की स्थापना हुआ। 1886 में पटना सिटी में मोहम्मडन एंग्लो अरबी स्कूल की स्थापना हुआ, जिसके संस्थापक शमसुल उलेमा और मोहम्मद हसन थे। 1886 में पटना सिटी में मोहम्मडन एंग्लो अरबी स्कूल की स्थापना हुआ, जिसके संस्थापक शमसुल उलेमा एवं मोहम्मद हसन थे। 1909 में पटना में लॉ कॉलेज की स्थापना हुई जो कि और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ। 1909 में पटना में लॉ कॉलेज की स्थापना और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1925 में पटना में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। आगे चलकर गया और दरभंगा में भी मेडिकल कॉलेज खोले गए। 1925 में पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना। 1926 में 2 चीज़ें हुआ। पहला तो पटना में आयुर्वेदिक स्कूल जिसे बाद में कॉलेज का दर्जा दिया गया। 1926 में पटना में आयुर्वेदिक स्कूल जिसे बाद में कॉलेज का दर्जा दिया गया और 1926 में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जिसको बाद में धनबाद की स्थापना हुआ। 1926 में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद की स्थापना हुआ 1926 में। 1939 में 1927, 28, 29 याद रखिए। 27 में पटना में वेटनरी कॉलेज की स्थापना हुआ। 28 में पटना साइंस कॉलेज की स्थापना और 1939 में पटना में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना जो आगे चलकर आर्ट कॉलेज बन गया। 1927 में पटना में वेटनरी कॉलेज, 1928 में पटना में साइंस कॉलेज, 1939 में पटना में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स क्राफ्ट जो आगे चलकर आर्ट कॉलेज बन गया।
आधुनिक बिहार की प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाएं आपको बताते हैं। सबसे पहले अंग्रेजी से शुरुआत करते हैं। अंग्रेजी की बात करें तो द बिहार हेराल्ड सबसे पहला समाचार पत्र था बिहार का अंग्रेजी में। द बिहार हेराल्ड सबसे पहला समाचार पत्र था अंग्रेजी का, जो कि 1875 में प्रकाशित किया गया और पटना में बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा पटना में बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा द बिहार हेराल्ड प्रकाशित किया गया। ये बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था जो कि 1875 में आया था। द बिहार हेराल्ड बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था जो कि 1875 में आया पटना में, जो कि बाबू गुरु प्रसाद सेन द्वारा लॉन्च किया गया। बिहार टाइम्स पृथक बिहार के निर्माण में बिहार टाइम्स ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। पृथक बिहार के निर्माण में प्रमुख भूमिका अगर कोई पत्रिका निभाया था तो वो था बिहार टाइम्स, जो कि 1894 से प्रकाशित होता था। संबंधित व्यक्ति इससे थे सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण सिंह। बिहार टाइम्स समाचार पत्र से किससे संबंधित हैं? सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण आदि। महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा। द मदरलैंड संबंधित हैं मौलाना मजरूल हक द्वारा। इन्हीं के द्वारा मौलाना मजरूल हक द्वारा ही द मदरलैंड को प्रकाशित किया गया। ये असहयोग आंदोलन का प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। द मदरलैंड जो अखबार है वो असहयोग आंदोलन का प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और निकाला गया था मौलाना मजरूल हक द्वारा। सर्चलाइट सबिना अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रचार प्रसार में सर्चलाइट बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान किया था, जिसके प्रथम संपादक थे सैयद हैदर हुसैन और द्वितीय संपादक मुरली मनोहर प्रसाद थे। सर्चलाइट के प्रथम संपादक सैयद हैदर हुसैन और द्वितीय संपादक मुरली मनोहर प्रसाद थे। सबिना एवं भारत छोड़ो आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए सबसे बढ़िया अखबार था सर्चलाइट, जो कि अंग्रेजी अखबार था। द पटना टाइम्स जो कि 1924 में मोहम्मद यूनुस के द्वारा लाया गया था। 1924 में द पटना टाइम्स इंग्लिश का अखबार है जो मोहम्मद यूनुस के द्वारा प्रकाशित किया गया। द इंडियन नेशन 1930 के दशक में प्रकाशित हुआ था पटना से, जो कि महाराजा कामेश्वर सिंह द्वारा प्रकाशित हुआ। द इंडियन नेशन महाराजा कामेश्वर सिंह द्वारा प्रकाशित हुआ 1930 के दशक में पटना से प्रकाशित हुआ था। अब हिंदी अखबार देखते हैं। हिंदी अखबार में सबसे पहली बात करेंगे बिहार बंधु के बारे में, जो कि बिहार का पहला हिंदी अखबार था। बिहार बंधु बिहार का पहला अखबार था जो कि 1872 में प्रकाशित हुआ, जो कि केशव राव भट्ट द्वारा प्रकाशित हुआ था। केशव राव भट्ट द्वारा 1872 में बिहार बंधु बिहार का पहला हिंदी अखबार था। प्रारंभ में ये कलकत्ता से प्रकाशन होता था, बाद में चल के पटना से भी प्रकाशन होने लगा। शुरू में कलकत्ता से प्रकाशन होता था बिहार बंधु, फिर बाद में पटना से प्रकाशन हुआ। एक है अखबार बिहारी जो कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान किसान शोषण की चर्चा किया, जिसके संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद थे। बिहारी एक समाचार अखबार है जो कि 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसके 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान किसान शोषण का चर्चा बखूबी इसमें बिहारी अखबार में डाला गया था, जिसके संस्थापक बाबू महेश्वर प्रसाद थे। बिहारी जो कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान किसान शोषण की चर्चा इसमें किया गया था, संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। हुंकार आपको पता होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा प्रकाशित किया। हुंकार किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। किसान समस्याओं की चर्चा करने वाला अखबार था। हुंकार कैसा अखबार था? तो किसान की समस्याओं को चर्चा करने वाला अखबार था, जो कि स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा हुंकार प्रकाशित किया गया। सत्याग्रह, इसके बारे में आपको पता होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका अगर कोई अखबार ने किया था तो वो था सत्याग्रह। सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। सत्याग्रह हिंदी अखबार था। मुंगेर समाचार पत्र, ये भी हिंदी अखबार था। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। मुंगेर समाचार ये भी एक हिंदी अखबार समाचार पत्र है जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। एक है प्रदीप भी हिंदी समाचार पत्र है जो अंग्रेजी में निकालने वाले सर्चलाइट का हिंदी संस्करण है। जो अंग्रेजी में सर्चलाइट था उसी का हिंदी संस्करण में अगर कोई था अखबार तो वो था प्रदीप। अब एक उर्दू का एक अखबार आपको याद रखना है। उर्दू का एक है सदा ए आम।
ये उर्दू में प्रकाशित सबसे प्रचलित अखबार था बिहार में, सदा आम। तो इस तरीके से बिहार का हिस्ट्री आपको ख़त्म होता है दोस्तों। बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री, अगर बिहार की तरफ से अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो आपका ख़त्म हो गया। अब आपको ज्योग्राफी का, बिहार का ज्योग्राफी करवाएंगे और फिर बाकी के इसके सारे पेजेज करवा दूंगा। तब आप लोग से मैं विदा लेता हूं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी मेरे चैनल को शेयर करें। तो अब आप लोग से मैं विदा लेता हूं इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने चरित्र को इस प्रकार से बनाएंगे कि महिलाएं आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेगी।